भव्यात्मा गोबरसाद जीवकान ग्रंथराज की सम्यक तो मार्गणा में उद्गल की 23 वर्गणाओं का प्रकरण जब हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम रिवीजन और रिवीजन के साथ साथ में आज थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम कार्बन वर्गणा तक पहुंच गए हैं। जो कार्बन वर्गणा 23 वर्गणा की एक बहुत बड़ा पड़ाव है, क्योंकि यहां तक की वर्गणाओं में से ही 5 वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है। इस अपेक्षा से भी ये बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर वाली वर्गणाएं जो है इसके बाद में आने वाली है, तो वो संख्या के साथ साथ में अपने बिहेवियर बिहेवियर मतलब उनका अस्तित्व होना या अस्तित्व नहीं होना, इसकी अपेक्षा से भी बहुत कुछ वर्णन आने वाला है। तो उन वर्गणाओं को हम लोग समझने से पहले जो अब कार्बन वर्गणा तक की जो वर्गणाएं है उनको अच्छी तरीके से पहले सभी भ्रांतियों को निकालते हुए चर्चा करते हैं। अभी तक कुछ चर्चाएं अभी तक हमारे साथ नहीं हुई है, उनको भी कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैं उपस्थित करूंगा ताकि उसकी तरफ हमारा चिंतन जावे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न मेरे पास पहुंचे हैं, तो जैसे जैसे आए हैं मैं पढ़ता हूँ। पहले अरविंद जी, आपको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। आपके प्रश्न जो अपने ऑडियो से भी पूछे रहेंगे, इस बात सब लोग तैयार रहते हैं। जिन्होंने जिन्हें ऑडियो के माध्यम से भी भेजे हैं प्रश्न, वो भी अपने प्रश्न को यहाँ पर दोहराएंगे। ठीक है। अरविंद जी, इसमें से सांतर निरंतर वाली जो है उसके ऊपर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो आने वाली है। तो उसके पहले के आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो आप पूछ सकते हो, पूछिए। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जो स- शरीर और आहार वर्गना और इसमें भाषा और मन, इसमें पर्याप्त के हिसाब से कंफ्यूजन ये था कि जब आहार वर्गना से शरीर बनता हो, शरीर बन गए, इसके बाद भाषा और मन की मतलब रोल आता है। तो भाषा और मन पर्याप्ति पूरी हो गई, इसके बाद में पर्याप्ति पूरी हुई, ऐसा मान सकते हैं? हाँ, देखिए, आचार्य भग पर्याप्ति के प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो आचार्य भगवंतों के हमें दो मत प्राप्त होते हैं। कोई कोई आचार्य आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण हो चुकी है, यहां से आगे पर्याप्तक मान लेते हैं। और कोई आचार्य जो है वो छह की छह पर्याप्तियां जो है वो पूरी होने तक जीव को निर्वृत्त पर्याप्तक ही मानते हैं। दोनों कथन ठीक है, सिर्फ ये देखने का नजरिया है ना। क्योंकि हम लोग भी जैसे देखते हैं कि कोई रास्ता बन गया है, या फिर मान लो घर की मकान है और घर का मकान का सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी तक फर्नीचर नहीं हुआ है, बस बाकी सब कुछ हो चुका है, तो लोग मुझे फोन करते, भैया हमें वास्तु शांत करनी है, अब कर सकते हैं क्या, हमारा घर तो बन गया है। अब घर बन गया है, आपने जिस अवस्था को घर बन गया है ऐसा कहा, तो क्या उस अवस्था में आप रहने के लिए जा सकते हो? अभी तो घर में चारों दीवारियां, प्लास्टर, रंग वगैरह सब हो चुका है, किंतु अभी तक फर्नीचर नहीं बैठा, ना वहां पर आपका किचन का सामान गया है, ना अभी तक वहां पर फैन लगे हुए हैं। तो भी आपने क्या कहा, किसी अपेक्षा से आपने कहा हमारा मकान रेडी हो चुका। कंस्ट्रक्शन की अपेक्षा से इसके आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इस अपेक्षा से वो मकान रेडी हो चुका। और कोई इस नजरिया से देखते हैं रहने के लिए उपयुक्त हुआ है क्या, तब तक मेरा मकान बन ही रहा है, जिस दिन वो पूरा होगा उस दिन में जाकर के रह सकता हूं। तो इस तरीके से इसकी तरफ देखेंगे तो दोनों भी कथन हमें योग्य लगते हैं और इस बिल्कुल भी उस अपेक्षा से समझ में आते हैं, इनके पीछे कहने की भावनाएं जो है समझ में आती है। अब आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका मतलब है कि आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति, इनमें जो मुख्यतः फर्क है, आहार पर्याप्ति में वर्गणाओं को लेकर के, अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं को लेकर के उनको सिर्फ ठोस और रस, ठोस और लिक्विड, इसके अंदर ही उनको परिणमाया जाता है। और शरीर पर्याप्ति में इसी को लेकर के फिर आगे वाले जो हड्डी आदि चीजें जो है वो बनाई जाती है। अब यहां तक की बातें हैं, किंतु अभी पूरा शरीर का निर्माण हो चुका है क्या? नहीं हो चुका है, क्योंकि शरीर शरीर का शरीर हम इसको ही नहीं कहते हैं, किसी अपेक्षा से कहते हैं, किसी अपेक्षा से नहीं कहते हैं। अब जब तक आगे चल करके भाषा, मन, श्वासोश्वास, बाकी पर्याप्तियां भी जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक हम उसको पूर्णता, अर्थात अब शरीर बनाने का काम जो है वो तो जैसे ही आहार पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी, तो परिणमाने की शक्ति आ गई, वहां से वो खींचना चालू हो गया, उसका नो कर्म वर्गणाओं को खींचना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। वो इसलिए वेट नहीं करते कि 6 पर्याप्तियां पहली शक्ति पूर्ण करो, उसके बाद में फिर वर्गणा को खींचना चालू करो, आश्रव नौकर्म वर्गणा का चालू करो, ऐसे नहीं है। वो जैसे ही जिस समय में शक्ति उसके स्टेप बाय स्टेप चलती जा रही है। हाँ, जब मनोवर्गणा की शक्ति पूर्ण होती है, तब मनोवर्गणा पर्याप्ति पूर्ण होने तक, उस तब तक जो है वो, तब तक वो मनोवर्गणाओं को ग्रहण नहीं करेगा। मनोवर्गणा को ग्रहण करने की शक्ति पहले उसको मनोपर्याप्ति के साथ में उसको जुटानी पड़ेगी, और मनोपर्याप्ति की शक्ति जुटाने के पश्चात वो मनोवर्गणा को खींच सकता है।
इस तरीके से इसको समझना है। तो आप पूरा, मैं तो अभी कहूंगा कि जब वर्गणाओं का प्रकरण चल रहा है तो आप पूरा शरीर यहां पर जो है, छह पर्याप्तियां जो है, सबसे पहले वो शक्ति की अपेक्षा से आएगी और शक्ति के पश्चात फिर वो अपने अपने रॉ मटेरियल को लेना शुरू कर देगी। इस अपेक्षा से आप उसको लगा सकते हैं। फिर जो आचार्यों का कथन दो पर्याप्ति के पश्चात पर्याप्तक होने का है, एक जैसा भी है, फिर आपको एक जैसा ही दिखना चालू हो जाएगा। मनोवर्गना कब लेंगे? भाई मनोवर्गना तब लेंगे जब मनोवर्गना को ग्रहण करने की शक्ति पूर्ण हो जाए। ठीक है, क्लियर है ये? नहीं लग रहा है कुछ अलग है दिमाग में? क्यों नहीं, रमेश? बराबर समझ गया मैं। हाँ। मतलब ऐसे आहार वर्गना आ गई तो शक्ति तो सब आ गई, इसके बाद मतलब आगे की नहीं, जो। वही तो बात है। आहार वर्गना मतलब देखो, अगर हम लोग इसको एग्जैक्टली थोड़ा सा दृष्टांत से अगर हम समझाते हैं, तो दृष्टांत से समझाते क्या है कि ट्रक से मेरा सामान, अभी घर मकान बनाने का है, मेरे पास सिर्फ प्लॉट है। हम्म, प्लॉट बना करके मैंने सिर्फ फाउंडेशन को, अभी मैं सिर्फ गड्ढे बना करके रेडी हूं। अब इसके अंदर मुझे मटेरियल डालना है। तो मटेरियल जो डालना है वो पहले मेरे पास से सिर्फ मुझे दिख रहा है कि रॉ मटेरियल का ट्रक आ रहा है। तो रॉ मटेरियल का ट्रक आकर के प्राप्त होना, इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने फाउंडेशन के अंदर सरिया को खड़ा कर दिया, उसके अंदर मैंने कोई प्लास्टर कंक्रीट बनाया है, कंक्रीट डालना शुरू कर, नहीं, मैंने सिर्फ मटेरियल रिसीव किया। अब इसका सेग्रीगेशन शुरू होगा पहले। हम्म, हम सीमेंट की गोनियां अलग से रखेंगे, स्टील को अलग से स्टोर करेंगे, रेती वाला भाग अलग से रेती होगा, पानी का टैंक जो है वो पानी के टैंक में भरा जाएगा। तो ये सारे जो आया हुआ मटेरियल का जो सेग्रीगेशन है और पहले उसको कन्वर्ट करने के लिए जो तैयारी है वो हो जाएगी, और उसके ये आहार वर्गना में, आहार पर्याप्ति में हो रहा है। शरीर पर्याप्ति में अब ये जो आपने सेग्रीगेशन करके जो रेडी किया, क्या रेडी किया आपने? तो एक तो सैग्रीगेट कर लिया और उसके पश्चात रेती के इसमें से थोड़ी सी रेती ले ली, उसका एक ढेर बना लिया, उसके बीच में जगह बन करके उसमें पानी डाल दिया, उसमें आपने जो है सीमेंट भी डाल दिया। अब ये दोनों को मिक्सअप करके रेडी करके आपने एक प्रकार का घोल तैयार कर दिया, एक स्लरी। प्रकार का कंक्रीट तैयार कर दिया। अब इस कंक्रीट तक आपकी आहार पर्याप्ति चली। अब यहां से आगे जो शरीर बनाना है वो शरीर पर्याप्ति में, अब इसमें से कौन सी चीज का कहां पर उपयोग करना है उसके हिसाब से आपने उसका उपयोग शुरू कर दिया। भाई मीनवाइल आपकी जो लोग हैं वहां पर वो सरियों को बांध रहे हैं, उसके बीच में कंक्रीट डाला जा रहा है, फिर और कुछ डालना है, उसके साइड में पहले प्लैंक्स लगाए जाते हैं लकड़ी के। तो ये सारी चीजें जो है ये तैयारी चल रही है पहले आहार की। आहार पर्याप्ति में आए हुए मटेरियल को सिर्फ परिणमन किया गया ठोस, और इसमें अब इस मटेरियल को शरीर के योग्य बनाया जा रहा है पहले, और फिर उसका जो यूज है वो शुरू हो जाएगा। तो यूज जो होता है वो शरीर पर्याप्ति में शुरू हो जाता है। उसपे शरीर पर्याप्ति की शक्ति जब तक नहीं होती है, तो शरीर पर्याप्ति की शक्ति पहले पूर्ण होगी, उसके बाद में वो परिणमाना चालू कर देगा। वो ठोस को हड्डी के रूप में, रस को रक्त के रूप में, मांस के रूप में, इस प्रकार से वो परिणमाना चालू कर देगा। तो ये हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। अब ये जब चीजें चल रही है, इनके साथ में फिर अब क्रम की अपेक्षा से देखा जाए तो क्रम की अपेक्षा से ये जो रॉ मटेरियल आया था, इस रॉ मटेरियल से अब जैसे मुझे टाइल्स बिठानी है, अब ये सारी चीजें चल रही थी, सारा आपका किचन का जो दीवारें वगैरह सब बन गई, उसका प्लास्टरिंग वगैरह सब हो गया। अब क्या है, आपको वहां पर किचन की टाइल्स लगानी है, जैसे किचन ओटे के ऊपर हम लोग टाइल्स लगाते हैं। अब वो टाइल्स जो है वो कैसे बैठती है, उसके लिए मुझे व्हाइट सीमेंट चाहिए पीछे। तो व्हाइट सीमेंट को मार करके उसके साथ में भी बिठाया जाता है उसको। अब ये व्हाइट सीमेंट क्या है, उसको आप मनोवर्गणा मान लो। मतलब मनोवर्गणा को पहले लेकर के कोई काम था क्या? नहीं था। नहीं। पहले दीवार बननी चाहिए, दीवार बन करके उसके ऊपर एक अच्छा। टिपिकल उसका एक रेडीनेस होना चाहिए, उसके ऊपर मैं फिर वो व्हाइट सीमेंट लगाऊंगा और फिर उसमें टाइल्स चिपकाने का काम चालू हो जाएगा। मतलब टाइल्स कब बनी जाएगी, जब टाइल्स के लिए मनोवर्गना का जो द्रव्य मन कब बनेगा, जब द्रव्य मन के लिए लगने वाली वर्गना ली जाएगी। और वो कब ली जाएगी, जब एक बेस रेडी हो जाएगा तब वो ली जाएगी। इसीलिए आप क्रम से देखोगे तो वो मनोवर्गना को पहले क्यों नहीं रखा है? नहीं, बराबर। तो इस तरीके से इसको लगाया, आप लगा के जा सकते कि भाई ये क्रम क्रम से लगाया। अब भाषा वर्गना को लिया है, मनोवर्गना को लिया है, तो इस प्रकार से लेकर के इसको लगाते लगाते चलना चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलिए। और जो जो जब जब जरूरत है अच्छा, ये यहां पर काम खत्म नहीं हुआ। हम्म, जब तक हम पर्याप्त बनने के बाद भी तो द्रव्यमान
क्यों? क्योंकि जैसे आप रहने के लिए भी आ गए, हो गया, किंतु अब उसमें से टूट फूट भी हो जाती है, एक आध टाइल्स टूट भी जाती है, और टूट जाएगी तो आप उसको कैसे करेंगे? फिर से आपको लगा करके उसी प्रकार की टाइल वहां पर लगानी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस भी चालू रह रहा है। तो पर्याप्ति में हमारा मेंटेनेंस चल रहा है, वहां पर टाइल्स टूटने फूटने में बरस में एक आधी टूट फूट जाएगी, यहाँ पर प्रति समय टूट रही है क्योंकि पुद्गल है। तो प्रति समय जा रहा है तो उसको प्रति समय मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है द्रव्यमान बनाने वाली जो मनोवर्गनाएं हैं वो प्रति समय निकल करके भी जा रही है और नहीं आ रही है, प्रति समय जा भी रही है, आ रही है। क्योंकि नो कर्म वर्गना का या इस प्रकार की जो वर्गनाएं हैं, इन वर्गनाओं को, मनोवर्गना हो या आहार वर्गना हो, ये सभी वर्गनाएं जो है ये बंधते ही अगले समय से निर्जरा को प्राप्त होना शुरू हो जाती है। अब वो चली जाएगी तो मेंटेन करने के लिए, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो द्रव्यमान तो देखते देखते द्रव्यमान खत्म हो जाएगा, अगर एक 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 निकलती जाए और नया वाला अगर आप उसमें नहीं बिठाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि पर्याप्त होकर के हम लोग जब तक अपना ये सांस, अंतिम सांस जब तक है, हमारी आयु का अंतिम समय जो है, तब तक हमारी पर्याप्तियां बनी रहती है, उसका कार्य जो है वो चालू रहता है। बस इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, वरना भैया ठीक है, जी। चलिए इसके पश्चात डॉक्टर शैला देवी, आपने मुख्यतः से 23 वर्गना में से 19 वर्गना को नो कर्म वर्गना जो कहा है उसके बारे में, बाकी भी आपने बहुत कुछ चीजें बोली है, वो सब ठीक है। अब इसके संदर्भ में मैं एक चीज थोड़ी सी यहां पर खुलासा करना चाहता हूं। नो कर्म शब्द, कल भी ये चर्चा चली थी, परसों भी चली थी कि नो कर्म के बारे में हमें थोड़ा सा भ्रांति हमारी बढ़ गई है। कौन से कथन से बढ़ गई? कि जब आचार्य भगवान ने धवला में किसी अपेक्षा से लिखा है, सबसे पहले इसको समझना, किसी अपेक्षा से लिखा है कि 23 मार्गणाओं से 4 मार्गणा को छोड़ करके बची हुई 19 मार्गणा नो कर्म मार्गणा है, नो कर्म वर्गणा है, मार्गणा नहीं वर्गणा है कि नहीं है? अब यहां पर हमारा भ्रांति बढ़ गई, क्यों? क्योंकि कहीं पर यह भी वर्णन हमने देखा कि कार्बन को छोड़ करके बाकी 4 प्रकार के चीजें जो है वो नो कर्म है। क्यों प्रमोद जी, है कि नहीं है? ऐसा भी तो सुना हुआ है। मतलब बात समझ लेना, नो कर्म शब्द 3 जगह पर आया है। नो कर्म शब्द को 3 जगह पर आया है और उसका स्वरूप उन उन परिस्थितियों में अलग होता है, उसके शब्दों की रचना भी अलग होती है। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले कर्म के 2 विभाग होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। मैं तो पहले 2 ही कर रहा हूं, तीसरा नहीं कर रहा हूं, मैं 2 ही कर रहा हूं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म सब लोग जानते हैं कि जीव के जो भाव है जो कर्म का आश्रय करवाते हैं, है नहीं? हाँ, अब द्रव्य कर्म के 2 भाग कर लो। द्रव्य कर्म के, क्योंकि जो टोटल पुद्गल है उसके 2 भाग कर लो। एक है कार्बन वर्गना से बनने वाला कर्म, और दूसरा है कार्बन वर्गना को छोड़ करके जो उसका सहकारी है, कार्बन वर्गना को जो सहकारी वर्गना है, ऐसा पुद्गल का एक विभाग जिसे हमने नो कर्म कहा। तो कर्म के 2 भेद किए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। यहां पर भाव कर्म जीव का भाग होने पर हटा दिया, द्रव्य कर्म पुद्गल का भाग होते हुए उसके 2 भेद किए, एक कार्बन वर्गना से बनने वाला कर्म और दूसरा इतर वर्गनाओं से बनने वाला कर्म जो सहकारी है। किस चीज का सहकारी है? तो कर्म से जो हमें, कर्म की अपेक्षा से जिसकी रचना होती रहती है, कर्म की सहायता से जो रचना होती रहती है, वो रचना में वो सहभागी होता है। उसका अपना स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? कि बंधने के अगले पश्चात वहां से वर्गणा की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल की अपेक्षा से वर्णन यहां पर नहीं हो रहा है। क्योंकि आप जब उसको द्रव्य कर्म कहते हो और नो कर्म कहते हो, वहां पर विसरसोपचय की अपेक्षा से अकेले वर्णन नहीं है, विसरसोपचय अधिक उसके पश्चात उनसे बनने वाला कार्बन और नो कर्म जो शरीर है उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। अब यहाँ नो अच्छा यहाँ सुन, नो कर एक मिनट बोलते हैं बस, मैं इसको पूर्ण, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण 3 चीजों को मैं पहले खुलासा कर लूं। ये एक हो गया टप्पा। दूसरा है जहां पर हम लोग शब्द लगा रहे हैं कार्बन शरीर और नो कर्म शरीर। जब इसकी चर्चा चलती है तो 5 प्रकार के शरीरों में से कार्बन शरीर को छोड़ करके
बाकी चार शरीरों को आचार्य भगवान नो कर्म शरीर कहते हैं। यहां पर वर्गना की चर्चा नहीं है, यहां पर विसर्जोपचय की चर्चा नहीं है। तो ये कार्य रूप परिणत हुए जो वर्गनाएं हैं, वर्गनाओं का जो कार्य रूप परिणत होकर के जो हमें शरीर दिख रहे हैं, उसकी चर्चा है, पांच शरीरों की चर्चा है। पांच शरीरों में कार्बन शरीर को छोड़ करके बाकी चारों शरीर जो है, फिर चारों शरीर में कौन से आएंगे? जो आहार वर्गना से हमारा औदारिक वैक्रिक या आहारक शरीर बनता है वो, तेजस शरीर, भाषा और मन, ये जो चार है इनको नोकर्म शरीर कह दिया। तो शरीर की अपेक्षा से जब वर्णन होता है तो तेजस, भाषा और मन, इनको नोकर्म शरीर में समाहित किया गया है। ठीक है। और तीसरा वर्णन आया था जो कि हम लोगों ने कल धवला जी की अपेक्षा से जो देखा, क्योंकि कल मैं इसके ऊपर बहुत चिंतन कर रहा था कि ये क्या, ऐसा क्यों कंफ्यूजन कर रहा है। तो जब पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ये अलग वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव। यहां पर आचार्य भगवान जो वहां पर धवला में कर रहे हैं वो 23 वर्गनाओं की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। और वहां पर उन्होंने 23 वर्गना में से पहले तो उन्होंने कार्बन वर्गना और कार्बन वर्गना के साथ में और 3 वर्गनाओं को जोड़ दिया, वर्गनाओं को जोड़ा, शरीर को नहीं। तेजस, भाषा और मन, इन 3 वर्गना को कार्बन वर्गना के साथ छोड़ करके उन्होंने बोला बाकी की 19 वर्गना नो कर्म वर्गनाएं है। ठीक है। तो एक नो कर्म वर्गना की अपेक्षा से वर्णन अलग तरीके से किया जा रहा है, एक नो कर्म शरीर की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। तो नो कर्म शरीर में वो जो चारों शरीर जो नो कर्म वर्गना में नहीं लिए थे, उनको यहां पर, उसमें से 3 को यहां पर लिया गया है। तो ये फर्क आपको समझना। और एक जो नो कर्म, वहां पर ना वर्गना का शब्द है ना शरीर का शब्द है। जब हमने सबसे पहले द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कर्म शब्द की अपेक्षा जब 3 भेद होते हैं तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये 3 ही शब्द हो जाते हैं। वहां पर ना वर्गना शब्द लगता है ना शरीर शब्द लगता है। क्लियर है? तो इस अपेक्षा से मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे करके रखता हूं। आप जब चिंतन करेंगे तो इसके बारे में और भी आपको प्रश्न उठेंगे, तो इसके ऊपर और भी चर्चा हो सकती है। हाँ गुरुदेव, आप कुछ कह रहे थे। पंकज जी, नौकर्म शरीर में आपने औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर और कौन सा शरीर लिया चौथा? नहीं, नो कर्म शरीर में हमने 5 प्रकार के जो शरीर थे, तो 5 प्रकार के शरीर में से कार्बन शरीर, तेजस शरीर, ये 2 शरीर तो है ही है। और बाकी के जो 3 शरीर है हमारे, उन 3 शरीर को मुख्यता से आहार की अपेक्षा से होने वाले औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर, इनको एक जगह पर इकट्ठा किया है और भाषा और मन को भी डाल दिया उसमें। नौकर्म शरीर में औदारिक शरीर एक लिया, वैक्रिक शरीर लिया, तेजस शरीर लिया और उसके साथ भाषा और मन से, भाषा और मन को भी उन्होंने इन्हीं का भाग मान लिया। तो फिर क्योंकि औदारिक शरीर जो है, औदारिक शरीर भाषा मन से भी बनता है, वैक्रिक शरीर भाषा मन से भी बनता है, मतलब वो उसका ही भाग है, और आहारक शरीर का भी वो भाग है। इसीलिए क्योंकि आहारक जो है वो संगी महामनिराज को ही होता है, तो इसके मतलब है उनके शरीर में भाषा और मन वहां पर है ही है। तो तेजस शरीर की अपेक्षा जब हम 5 प्रकार के शरीर की चर्चा जब करते हैं तो कार्बन शरीर को छोड़ करके बाकी के जो शरीर है, शरीर से संबंधित जो अवयव, भाषा और मन और तेजस, ये उसके आप अवयव मान लीजिए। तेजस तो पूरा का पूरा शरीर ही है, इसको उन्होंने वहां पर दो कर्म शरीर में ले लिया। नौकर्म शरीर में औदारिक शरीर ठीक है, वैक्रिक शरीर ठीक है, तेजस ठीक है और आरक शरीर ठीक है, ये 4 हो गए। और भाषा और मन को भी, भाषा मन को उसी के साथ में जोड़ दिया है। लेकिन भाषा शरीर रूप में नहीं होता है ना, भाषा तो स्कंदों के संगठन से पैदा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किंतु वो उन्होंने शरीर का, शरीर किसे कहा फाइनली, अब शब्द ये है। जैसे आगे चल करके प्रत्येक शरीर की जब बात हो जाएगी, प्रत्येक शरीर वर्गना की जब बात हो जाएगी, तब उन्होंने सभी का विसर्जोपचय के साथ में भी उसको ले लिया। तो संख्या की अपेक्षा से जब वर्णन कर रहे हैं तो अलग प्रकार की संख्या की अपेक्षा से वर्णन, वो वर्गना का, मैं वर्गना को यहां पर मैं मिलाना नहीं चाहता हूं। तो यहां पर मुख्यतः से मैं आपको 1 मिनट, यहां पर मैं मिलाया है, क्षमा चाहता हूं मैं कि आचार्य भगवान ने उसमें भाषा और मन को नहीं किया है। जब नो कर्म शरीर की चर्चा करते हैं तो नो कर्म शरीर में मुख्यतः से उन्होंने 5 प्रकार के शरीर में से कार्बन को निकाल करके बाकी के जो 4 शरीर है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस, ये 4 नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले जो 4 प्रकार के शरीर है, उनको नो कर्म शरीर कहा है। तेजस उसमें मुख्यतः से आता है, भाषा मन नहीं आता है।
आचार्य भगवान ठीक है, इसको मैं दुरुस्त करता हूं, क्षमा चाहता हूं मैं। नहीं नहीं, वो ठीक है। ऐसा पंकज जी, औदारिक, वैकृत, आहारक, तेजस, ये 4 प्रकार के शरीर है, ये नो कर्म शरीर है। ये चार तो शरीर शरीर रूप में दिखाई देते हैं, दृश्यमान है। हम्म, लेकिन इनका कारण क्या है? तो कार्बन शरीर, कार्बन वर्गना जो है ना, इससे जीव को इन चारों में से माने वैकृतिक शरीर मिलेगा देवनारकी को, त्रियंचा और मनुष्यों को औदारिक शरीर मिलेगा, रज्जुधारी को आरिक शरीर मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, कारण क्या है? तो उनका कार्बन शरीर, उनका कर्म है। इसलिए कार्बन वर्गनाओं को भी माने उसके कर्म को भी शरीर रूप के रूप में ग्रहण किया। क्योंकि शरीर माने काय भी होता है, समूह भी होता है, कर्मों का बिल्कुल समूह। बिल्कुल। माने कारण में कार्य का उपचार करके, माने कार्बन वर्गना जो है, कार्बन शरीर अन्य आगे के शरीरों का कारण होने के कारण उस कार्बन शरीर को भी शरीर माना गया। बिल्कुल, और इसीलिए उनको अलग कर दिया, क्योंकि कार्बन शरीर के उदय, कार्बन शरीर जो है उनके ही फलस्वरूप ये 4 शरीर मिल रहे हैं, इसलिए इनको सहकारी मानते हुए 4 का विभाग अलग कर दिया। क्योंकि आगे जीव तत्व प्रतिपिका में बहुत सुंदर इसका शब्द दे दिया है। नो शब्द का अर्थ क्या है, नो कर्म में नो शब्द, क्योंकि इसके पहले अगर हम नियम सार की चर्चा करेंगे या गोमट सार जीवकांड की चर्चा करेंगे, तो गोमट सार जीवकांड की जो गाथा क्रमांक 244 है उसमें तो ये बात क्लियर कर दी है कि औदारिक, वैकृतिक, आहारक और तेजस नाम कर्म के उदय से 4 प्रकार के शरीर है, वे नो कर्म शरीर है। और 5वां कार्बन शरीर है, वो कर्म रूप है, वो कर्म शरीर है। ऐसा कर्म शरीर और नो कर्म शरीर, ये 2 कर्मी है। अब नियम सार जी भी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि औदारिक, वैकृतिक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर ये नो कर्म है। अब नो कर्म शरीर जो शब्द वहां पर था, अब यहां पर नियम सार जी में उसको उन्होंने नो कर्म कह दिया। ठीक है, अब तीसरी चीज को देखिए, अब यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि नो शब्द का 2 अर्थ है, 2 अर्थ होते हैं। ये ढूंढारी में थोड़ा बहुत आ रहा है। एक तो निषेध रूप और एक ईशत अर्थात स्तोक रूप, छोटा रूप। यह कारमान की जो ये 4 शरीर आत्मा के गुणों को घाते नहीं, कारण दे रहे हैं जीव तत्व प्रदीपिका में कि कारमान की जो ये 4 शरीर आत्मा के गुण का घाते नहीं, वह गत्याधिक रूप पराधीन न कर सके, ताते कर्मते विपरीत लक्षण धरने करी, इनको अकर्म शरीर कहिए। कार्बन शरीर और नो कर्म शरीर, इनमें 2 में अलग अलग उनका स्वभाव है। कार्बन शरीर का स्वभाव आत्मा के गुण को घातने का है। नो कर्म शरीर जो बने हुए हैं उनका स्वभाव आत्मा को घातने का नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात, संसार में भटकाने वाला कार्बन शरीर है, नो कर्म शरीर नहीं है। नो कर्म शरीर तो कार्बन शरीर की वजह से भटक रहा है स्वयं, या जीव जब भटकता है तब उसके साथ में आ रहा है। ये बहुत सुंदर यहां पर व्याख्या उन्होंने करी है जीव तत्व प्रदीपिका में कि कार्बन की जो ये 4 शरीर, कार्बन छोड़ करके जो 4 शरीर बताए, वो आत्मा के गुणों को घाते नहीं, वा अथवा गत्याधिक रूप पराधीन न कर सके, मतलब गति में पराधीन करते मतलब गति में भटकाते हैं। कौन भटकाता है? तो कार्बन शरीर भटकाता है। नो कर्म शरीर जो है वो नहीं भटकाते हैं। अब नो कर्म शरीर कौन से है? औदारिक, वैकृतिक, आहारिक और तेजस। ये चारों शरीर का उदय है, इसीलिए हम भटक रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो भटकाने वाला कौन है? तो कार्बन शरीर है। इस अपेक्षा से भी दोनों में एक कर्म है तो दूसरा नो कर्म है। नो कर्म मतलब छोटा कर्म है। छोटा कर्म क्यों है? क्योंकि वो सीधे सीधे आत्मा के गुणों को घातता नहीं, ना संसार में हमको भटकाता है, किंतु संसार में भटकते वक्त साथ रहता है। ये अलग है, फर्क है। अथवा यूं कहिए, जैसे अकर्म शरीर उनको कह दिया, नो कर्म शरीर को ही अकर्म शरीर कह दिया, वैसे ही आगे कह रहे हैं कि कर्म शरीर के ये सहकारी है, ताते ईशत कर्म शरीर कहिए। ये कर्म शरीर के सहकारी होने की वजह से इनको ईशत कर्म शरीर अर्थात नो कर्म शरीर कहा है। ये बात यहां पर क्लियर कर रहे हैं। ऐसे इन्हीं को नो कर्म शरीर कहे हैं, जैसे मन को नो इंद्रिय कहे हैं। जैसे मन को नो इंद्रिय कहते हैं, या फिर हास्य रति आदि को नो कषाय कहते हैं, छोटे इस पे, वैसे इन्होंने यहां पर इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि कर्म शरीर और नो कर्म शरीर, तो फर्क क्यों कर रहे हो आप दोनों जगह पर? तो सीधी सीधी बात है कि कर्म और कर्म शरीर जो है वो आत्मा के गुणों को सीधा सीधा घात रहे हैं, और नो कर्म शरीर जो है वो आत्मा के गुणों को नहीं घातता। ठीक है, चलिए
और इसीलिए वो छोटा कर्म या अकर्म तक कह दिया उसको। अब अकर्म शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, यहां पर इनको अकर्म भी उनको यहां तक उन्होंने कह दिया जीव तत्व प्रदीपिका में। ठीक है, तो ये नो कर्म शब्द के अलग अलग जो अर्थ करे गए हैं उसकी अपेक्षा से देखना पड़ेगा। तो सिर्फ इस बात से विचलित ना हो जाइए कि धवलाकार ने ऐसा क्यों कहा कि 23 प्रकार की वर्गना में से कारमान, भाषा, मनो और तेजस, ये 4 वर्गना को छोड़ करके बाकी बची हुई 19 वर्गनाएं नो कर्म वर्गना क्यों है। तो ये धवलाकार का जो प्रकरण चल रहा है वहां पर उसके पहले किस चीज की वहां पर चर्चा चल रही है उसको देखने के पश्चात ही वो चीज क्लियर होगी, उसके बिना नहीं हो। ठीक है, तो नो कर्म शरीर और नो कर्म वर्गना इन दोनों को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब तो कम से कम दिमाग में ये क्लियर है कि हम दोनों को मिक्स नहीं करना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आज मुझे इतना ही चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी वजह से कंफ्यूजन ना होवे, भले उसका उत्तर मुझे बाद में क्यों ना मिले, पर मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। सुजाता दीदी कह रही कि कर्म तो साथ है ना। दीदी कर्म तो साथ है, किंतु कर्म का जो हमें फल मिल रहा है वो अलग है। कर्म का जो फल मिल रहा है वो अलग है, और उसके बाद में बाकी का जो मिल रहा है वो अलग है। जैसे एक उदाहरण देने के लिए, आपके भोजन में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, आपके भोजन में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, तो उसमें गुलाब जामुन भी है और रोटी भी है। दोनों में आपके भोजन का भाग है कि नहीं है, किंतु दोनों का फल एक जैसा मिलता है क्या। अच्छा, तीसरी चीज सलाद भी है। तो सलाद आपको विटामिन वगैरह तो प्रोवाइड कर रहा है, किंतु उसके साथ में फैट्स नहीं दे रहा है, चर्बी नहीं दे रहा है। रोटी आपको फाइबर तो दे रहा है, किंतु फाइबर के साथ में थोड़ी सी आपको फैट भी दे रहा है। मैं ज्वार की रोटी नहीं कह रहा हूं, गेहूं की रोटी कह रहा हूं। और गुलाब जामुन, अब बोलो कौन सा न्यूट्रिशन दे रहा है, नहीं दे रहा, तो बट वो चर्बी दे रहा है ना, शक्कर दे रहा है, चर्बी दे रहा है। तो तीनों का, तो हमारे शरीर को ज्यादा कौन घात रहा है, तीनों भी हमारे लिए भोजन है, तो घात कौन रहा है, एक ज्यादा घात रहा है, एक कम घात रहा है कि नहीं है। वैसे ही ये दोनों चीजें तो हमारे आत्मा के साथ ही लगी हुई है, एक ही जगह लगी हुई है, एक क्षेत्रावकाश संबंध को हो रही है, बट एक आत्मा को ज्यादा घात रहा है और एक आत्मा को कम घात रहा है, इसलिए एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, इस तरीके से इसको समझो तो फर्क समझ में आ जाएगा। चलिए, माने जैसे सर्वघाती और देशघाती होता है ऐसा ही। हाँ, अब इस प्रकार से इसका हम लोग अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, पर चूंकि सर्वघाती और देशघाती किसी अपेक्षा से कर्म के ही उन्होंने भेद कर दिए हैं, किंतु भावार्थ की अपेक्षा से दो कर्म को आप लोग हम कह सकते हैं कि जैसे घाती कर्म और अघाती कर्म, शब्द अघाती कह दिया, शब्द अघाती कह दिया, बट अघाती कर्म भी जब तक नहीं जाते तब तक सिद्धावस्था आती है क्या, नहीं। मतलब बाकी घाती कर्म जितना घातते हैं उतना अघाती नहीं घातते हैं, इसलिए शब्द अ लगा दिया। किंतु अ का हमेशा अर्थ विरुद्ध ही होता है, ऐसा नहीं है, अ से कम भी किया जा सकता है। वही बराबर है। तो इस तरीके से उसके अर्थ को भावार्थ में कन्वर्ट करते हुए देखना पड़ेगा। चलिए, अब ये मेरे पास अभी आप लोगों के प्रश्नों को मैं लूंगा, पहले मेरे यहाँ के पहले खत्म करता हूं। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर शैला दीदी आपका कोई प्रश्न? नहीं। चलिए, बाकी तो आपने जो अनंतानुवर्गना वगैरह जो चीजें कही है वो आपने करेक्शन के लिए चेक करने के लिए भेजा था, वो तो ठीक है। चलिए, उसके बाद हाँ, हेमांगी दीदी, हेमांगी दीदी आपको अनम्यूट कर रहा हूं यहां से। आपने मुख्यतः से कार्बन शरीर के बारे में कहा था, अब इसके बारे में बहुत अच्छा एक खुलासा है, आप प्रश्न पूछे, मैं फिर उसके बारे में बोलूंगा। नहीं भैया, मेरा प्रश्न वही था, नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया, कि पहले हम समझते थे कि विश्वसोपचय मतलब जो हमारे आत्म प्रदेश के आजू बाजू में उसके ऊपर कार्मण वर्गणाएं है, वो जब हम कोई भी भाव करते हैं तो तुरंत वो उसके अनुरूप द्रव्य रूप परिणाम होकर हमारे आत्म प्रदेश में चिपक जाते हैं। पर कल आपके स्वाध्याय में ऐसे लगा, ऐसे समझे हम कि वो उसमें भी अलग अलग वर्गणा में गुण धर्म होते हैं। जैसे हमारे ज्ञानावर्ण का बनना है तो उसमें से जो कर्मण वर्गणा में ज्ञानावर्ण का गुण धर्म है वही आके चिपकेगी, मतलब वो सब कॉमन नहीं है सबके लिए, वो हम कल समझे। सही है कि नहीं, बस वही पूछना। हाँ, बस बहुत बढ़िया। देखो, मुख्यतः से प्रश्न भेद और अभेद रूप से कारमान वर्गना को क्या समझे,
इसके यहां से ये कंफ्यूजन शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी होगा, अरे पहले तो भैया बोलते थे कारमान वर्गना में ऐसा कुछ नहीं कि ये इसका बनेगा वो उसका बनेगा, वो तो कागज ऐसा है जैसे खाली कागज है जिसके ऊपर प्रिंटिंग होगी, सो प्रिंटिंग आया ना। और कल जी। तो हमने आपको गाथा प्रमाण के साथ में बता दिया, क्या बता दिया, कि जो ज्ञानावरण कर्म के रूप परिणमन होती है वो वेदनीय कर्म के रूप परिणमत नहीं होती है, मतलब वहां पर फिक्स वाली है। ये क्या है, ये दोनों के बीच में हमें कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन को मैं अभी पहले दूर करना चाहता हूं। सबसे पहले जब भी हम कारमान वर्गना ये शब्द लगाते हैं तो कारमान वर्गना अभेद रूप एक समूह का नाम है। जैसे आहार वर्गना ये एक समूह का नाम है। कल मैंने आपको उदाहरण डिब्बे का दिया था, एक डब्बा और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लड्डू। तो कारमान वर्गना भी ऐसा ही एक डब्बा है। जब आप कारमान वर्गना कहते हो तो कारमान वर्गना अभेद रूप शब्द आ जाता है, और कारमान वर्गना की चूंकि ये समूह रूप में है इसीलिए उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं है कि ये इससे ज्ञानावरणी ही बनेगी या इससे वेदनीय बनेगी। इस अपेक्षा से समूह अभेद रूप वर्णन की अपेक्षा से कारमान वर्गना उस कागज के समान है जो जिससे करेंसी नोट बनेगी, किंतु 500 की बनेगी क्या 100 की बनेगी, ये छपाई की बात समझता है। अब इसको और एक दृष्टांत दे रहा हूं मैं आपको। आप ज्यादातर गृहिणियां हैं और पुरुष भी ये बात समझते हैं। आपके किचन में एक मसाले का डब्बा होता है कि नहीं होता है? जनरली एक चपटा गोलाकार का एक डब्बा होता है, उसके अंदर अलग अलग खाने होते हैं। एक में जीरा है, एक में राई है, एक में हींग है, एक में लाल मसाला है, एक में और पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं। तो ऐसे 8 7 8 लेकर के वो कदरी दीदी वहां से देख रही थी कि सारे नाम भैया जी गिन रहे कि नहीं गिन रहे। नहीं नहीं दीदी, कभी कभी मैं भी भोजन पका लेता हूं तो मुझे भी पता है, तो चिंता नहीं करना, ठीक है। तो बात ये समझ लेना कि वो 8 मसाले जब अंदर वाले हैं, जिसमें जीरा भी है, राई भी है। अब दीदी सुजाता दीदी मराठी वाला पंचपाल, ठीक है। अब उसको जब मैं डब्बा बंद करता हूं तो आपको अगर कोई बोलता है मसाले का डब्बा दे तो आप क्या करोगे? मसाले का डब्बा बराबर से निकाल कर दे देते हैं, है ना। क्या आप उसे जीरे का डब्बा कहते हो? क्या आप उसे राई का डब्बा कहते हो? क्या आप उसे लाल मिर्च का और मिर्च पाउडर का डब्बा कहते हो? नहीं कहते। तो जब डब्बा का अर्थ क्या है? डब्बा। अब डब्बा का अर्थ यह है, अगर मैं कल कहूं कि ये मसाले के डिब्बे की मैं तड़का लगाता हूं तो अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? क्या एक ही अर्थ निकलेगा? कई जगह पर आप सिर्फ अकेले जीरे का तड़का देते हो, उसको भी तड़का कहते हो। जो महाराज जी राई नहीं खाते हैं, जनरली चौके में राई की तड़का नहीं लगता है, जीरे का लगता है। तो वहां पर क्या आप तड़का तड़का किस चीज का कहोगे? जीरे का कहोगे। किसी चीज में हींग जाता है, किसी चीज में तड़के में हींग नहीं जाता है, तो भी हम उसको तड़का कह रहे हैं। किसी में उसके साथ साथ में उस तड़के में उसके साथ साथ में लाल मिर्च पाउडर भी जाती है तड़के में। सभी में लाल मिर्च, अगर मान लो आप मट्ठी की कड़ी बना रहे हो तो उसमें लाल मिर्च पाउडर उस तड़के में नहीं जाती है। बात समझ में आ रही है? तो एक अभेद रूप वर्णन है, एक भेद रूप वर्णन है। तो अभेद रूप वर्णन कार्बन वर्गना को एक अभेद रूप एक समूह की अपेक्षा से देखोगे तो उसमें से कौन सा शरीर बन सकता है? 8 प्रकार के किसी भी कर्म का शरीर बन सकता है। आहार वर्गना ये समूह का डिब्बी का नाम है। आहार वर्गना से कौन सा शरीर बन सकता है? फिक्स है क्या? आहार वर्गना से कौन सा शरीर बनेगा? यथा योग्य शरीर बनेगा। कोई भी शरीर बन सकता है। तो आहार वर्गना से कोई भी शरीर बन सकता है, कार्बन वर्गना से कोई भी शरीर बन सकता है। इसका अर्थ क्या हो गया? मसाले के डिब्बे से तड़का लग सकता है। कौन सा तड़का ये क्लियर नहीं। अगर वो चाहिए तो फिर आपको आहार वर्गना का उत्तर भेद देखना पड़ेगा। आहार वर्गना में 3 प्रकार की वर्गना है, उसमें से औदारिक वर्गना से औदारिक शरीर बनेगा, वैक्रयिक वर्गनाओं से वैक्रयिक शरीर बनेगा, और तीसरे आहारक वर्गनाओं से आहारक शरीर बनेगा। वैसे ही कार्बन वर्गना एक डिब्बा है, एक समूह है, उसके अंदर 8 प्रकार की कार्बन वर्गना ही है। उसमें से एक वर्गना ज्ञानावरण कर्म के रूप में परिणत होने के योग्य है। उससे अब जीरा है, वो राई का काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ज्ञानावरण कर्म का जो रॉ मटेरियल है वो वेदनीय कर्म का काम करेगा क्या? नहीं, वो उसी रूप परिणत होगा।
ठीक है। अब भ्रांति है क्या? एक अभेद रूप कथन है, एक भेद रूप कथन है। तो कार्मांग वर्गणाओं से कोई एक ही प्रकार की निश्चित कर्म का शरीर बने ये जरूरी नहीं है, किंतु उसके अंदर के 8 विभागों की अपेक्षा से जब धौलाकार ने वर्णन कर दिया है तो उसकी अपेक्षा से ज्ञानावरण कर्म का जो विसर्जोपचय है उससे ज्ञानावरण कर्म ही बनता है, वेदनीय कर्म का जो विसर्जोपचय है उससे वेदनीय कर्म ही होता है, क्योंकि वो दूसरे के रूप में परिणत होने के लिए अयोग्य है। फिर शंकाकार ने जो प्रश्न किया था, तो फिर 8, जैसे आपने 3 प्रकार की आहार वर्गना कहा था वैसे 8 प्रकार की वर्गना क्यों नहीं कहा? तब आचार्य भगवान वहां पर कह रहे हैं कि वहां पर मुख्यता से वर्णन संख्या की अपेक्षा से उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं होता है, अंतराल नहीं पड़ता है, उस अपेक्षा से वहां पर वर्णन किया गया। ठीक है पंकज जी, हाँ जैसे मुझे थोड़ा ये विषय समझ में नहीं आ रहा है। आहार वर्गना जैसे अभी हम औदारिक शरीरधारी है, कल जा करके हम वैक्रिक शरीरधारी बन जाए तो ये हमारे औदारिक शरीर वर्गना वैक्रिक शरीर के रूप में परिणत हो सकती है क्या, भले वह मुझे हो या अन्य किसी को हो? अब इसके बारे में जैसे मैंने कल भी उत्तर दिया था, क्योंकि उसमें अभी जो वर्गनाओं का जो वर्णन किया जा रहा है आहार वर्गना के अंतर्गत, वो सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी में 2 अपेक्षाओं से किया जा रहा है। एक संख्या की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं कि भाई जो कम संख्या वाले परमाणु के स्कंद है उनसे औदारिक शरीर बनता है, और जो ज्यादा उससे तुलनात्मक ज्यादा है उनसे वैक्रिक से बनता है, और उनसे तुलनात्मक ज्यादा जो है उनसे आहारक शरीर बनता है। ये मुख्यतः से तीनों में फर्क करने का तरीका पुद्गल की 23 वर्गना में आहार वर्गना के अंतर्गत है। बट इससे अकेले से काम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अब इसके अलावा इसके जो गुणधर्म है कि स्थूलता और सूक्ष्मता, इसके बारे में वर्णन नहीं आ रहा है। ये जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर कल औदारिक वर्गनाएं टूट करके औदारिक बनती है कि नहीं बनती है, इसका उत्तर मैं आपको खातरी तरीके से दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि एक औदारिक वर्गना टूट करके या बन करके दूसरा औदारिक शरीर बन सकता है। क्योंकि वो तो होता है। उसके पीछे तर्क दे सकते हैं। बिल्कुल, मतलब तिर्यंश का शरीर टूट करके मनुष्य का शरीर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मनुष्य का शरीर टूट करके तिर्यंश का बन सकता है, दोनों औदारिक है, इससे बन सकता है। क्यों? दोनों स्थूल रूप में है। और इसका एक उदाहरण भी आपको मैं दे दूं। जैसे हम लोग जो हमारे सामने जो भोजन है, थाली में जो हमारे भोजन आता है, वो भोजन क्या है, किस प्रकार की वर्गना है? अगर मैं 23 वर्गना में से देखूं तो किस प्रकार की वर्गना है जो कौला आहार में कर रहा हूं? क्या लगता है आप लोगों को? यही प्रश्न मैं आज आप लोगों को देने वाला था। क्या लगता है? ये औदारिक वर्गना आहार वर्गना ही कही जाएगी। जैसे अब इसको बिल्कुल गुरुदेव आपने बिल्कुल सही कहा। इसको समझने के लिए तो हमको देखना पड़ेगा। भाई देखो, मेरे थाली में रोटी आई है, रोटी आई है, चावल आया है, ये दोनों बने कैसे? ये दोनों बने कैसे? ये पुद्गल वर्गना से बने आटा बना गेहूं से, चावल बने चावल के दाने से। अब ये दोनों का इसका पूर्व पर्याय देखो, दोनों भी खेत में थे। खेत में थे तो वनस्पति कायिक का शरीर थे कि नहीं थे? जी। तो वनस्पति कायिक जो जीव है वो तिर्यंज गति का जीव है कि नहीं है? तो तिर्यंज गति का शरीर बना था कि नहीं बना था? और तिर्यंज गति का जब शरीर बना था तो तिर्यंज गति का शरीर भी औदारिक वर्गनाओं से तो बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब जो औदारिक वर्गनाओं से तिर्यंज शरीर बना, वही तिर्यंज शरीर आज टूट कर मैं शब्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने आटा भी बनाया था उसका, और उसके पश्चात क्योंकि संख्या की अपेक्षा से वो स्कंद जो है, पहले जितने संख्या का स्कंद था, आज अलग संख्या का स्कंद हो सकता है। जैसे एक रोटी अखंड है मेरे पास, एक रोटी में जितने पुद्गल परमाणु हैं और गेहूं के उसमें जितने दाने लगे हैं उसमें जितने पुद्गल परमाणु हैं, अब उनकी चर्चा कर लो। क्यों? क्योंकि रोटी में पानी के भी परमाणु आ गए, रोटी में पानी के भी परमाणु आ गए। गेहूं में सिर्फ गेहूं के परमाणु थे, क्योंकि रोटी अकेले गेहूं से बनी है क्या? नहीं, गेहूं और पानी दोनों से है। फिर तीसरा, नमक के भी परमाणु आ गए, आपने नमक भी डाला है उसमें। तो ये तीनों चीजों की जो चीजें आपने बनाई है, अब नमक भी क्या है? रॉक सॉल्ट कहते हैं। इसका मतलब है वो पृथ्वी का एक शरीर है, तो वो भी तो स्थावर का शरीर है। तो इसका मतलब है कि मेरी थाली अगर मैं देखूंगा तो कभी ना कभी, अब थाली में जो आ गया है उसको मैं आहार वर्गना क्यों कह रहा हूं?
तिर्यंज की अपेक्षा से आहार वर्गना कह रहा हूं, क्योंकि ये तिर्यंज का शरीर बना था और ये नौकर्म वर्गनाओं से आया था। अब ये रोटी मैं खा रहा हूं, रोटी क्या मेरे शरीर, रोटी से मेरा शरीर बनता है कि नहीं बनता है? पहले तो आज इसके ऊपर चिंतन हो जाए। जी अगर रोटी से मेरा शरीर नहीं बनता है तो जिस दिन मैं रोटी खाना बंद कर देता हूं मेरा शरीर सूखना क्यों चालू होता है? होता है कि नहीं होता है? जी आप कल से सिर्फ और सिर्फ सलाद खा करके रहो, रोटी खाना बंद कर दो, देखो आपका वजन कम होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है कि मेरे ये जो नौकर्म शरीर जिसको मैं कह रहा हूं, औदारिक शरीर कह रहा हूं, उसको बनाने में रोटी का भी भाग है। रोटी जो तिर्यंज गति के शरीर का, जीवों का शरीर है, दो कर्म वर्गनाओं से बना हुआ है। अब मेरे सामने वो नौ कर्म वर्गना है, मुझे गति वगैरह का देखना नहीं है, मुझे सिर्फ देखना है कि वो नौ कर्म ही शरीर कौन सी है, औदारिक स्थूल शरीर है। अब रोटी जब मैं ग्रहण कर रहा हूं, अकेली एक की एक पूरी रोटी मैं खाता हूं क्या? रोटी के निवाले तोड़ करके खाता हूं। बीच में रजनी दीदी, आपको बहुत महत्वपूर्ण नम्रता से मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत मैं इतना गहन विषय चल रहा है कि ये 50 बार सोचोगे तो भी इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। आप अपना मत जो है वो बिल्कुल बाद में हमको प्रश्न पूछ करके रखिए। आप बीच में अगर आप चैट में कुछ डाल दोगे तो 4 लोग पढ़ते हैं और उससे उनका बिल्कुल ध्यान भटक जाता है। तो आप लोग समझ लो, दूसरे के ज्ञान में बाधा मत बनो। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे थाली में जो रोटी आई है, क्या मैंने रोटी जो कि तो पूरी की पूरी खाई? नहीं, तो उसका मैंने निवाला तोड़ करके खा गया। अब जिस जो निवाला मैंने मुंह में डाला है, क्या निवाला जो करके अंदर चला जाता है? नहीं नहीं मतलब मैं यहां पर स्कंदों के टूटने की चर्चा कर रहा हूं। जो स्कंद, बड़े स्कंद बने हुए थे, ज्यादा परमाणुओं को लेकर के जो रोटी बनी थी, अलग अलग परमाणुओं की संख्या वहां पर ज्यादा थी। अब उसको मैंने तोड़ दिया, एक तो पूरी रोटी को तोड़ करके मैंने निवाला बना लिया और एक निवाले का मैंने और उसको तोड़ दिया। कैसे? चबा चबा करके तोड़ दिया। अच्छा, जब मैंने चबा करके तोड़ दिया, जब मेरे वो आंतों में चला जाता है, जब मेरे पेट में चला जाता है, तो क्या उससे डायरेक्टली मेरा शरीर बनता है? क्या शरीर आपको ऐसे निकाल करके रोटी के निवाले, दाल चावल ऐसा निकलता है आपके शरीर से? नहीं निकलता है। मतलब क्या हो गया कि उसमें से जो हमें रस रूप, अब रस क्या है? रस पुद्गल है, जीव है, धर्म है, अधर्म है, काल है, क्या है? उसमें हमने रस ही तो शोषण कर लिया। फिर विटामिन कहो, जो भी कहो, हमने उसमें से रस शोषण कर लिया। क्योंकि पेट में जाने के पश्चात वो जो सेमी सॉलिड, जो सॉलिड है, वो सॉलिड को सेमी सॉलिड बनाया जा रहा है और उसमें से जो भी रस है उस रस को निकाल करके, मतलब वो पुद्गल का परिणमन रस पुद्गल में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। जब रस पुद्गल में हो गया तो रस पुद्गल के जितने स्कंद है, वो स्कंद क्या उस निवाले के स्कंद के परमाणु की संख्या के उतने ही है या कम हो गए? कम हो गए। अब रस रूप जो है, उस रस रूप को भी डायरेक्टली, उसमें से जो रस रूप है उसमें से कुछ कुछ तत्व जो है वो हमारे, अब आधुनिक विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, हमारे सेल में चला जाता है। हमारे सेल में, पेशियों में चला जाता है। और पेशियां क्या है? जो हमारी मांसपेशियां है, रक्त पेशियां है, अलग अलग प्रकार की पेशियां है, मतलब हमारे शरीर का भाग है। अभी भी मैंने नौकर्म वर्गना तक नहीं पहुंचा। तो जो रस उन पेशियों के अंदर जाकर के उन पेशियों को जो पुष्ट कर रहा है, मांसपेशियों को, रक्त पेशियों को जो पुष्ट कर रहा है, वो पेशियां ही नौ कर्म वर्गनाओं से बनी है। मांसपेशियां, रक्त पेशियां आंखों से दिखती है क्या? देखो, जो रोटी मुझे आंखों के सामने दिख रही थी, वो ही खंड 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 पुद्गल टूटते 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 वो कैसे नौ कर्म वर्गना तक पहुंच रहा है। बात सबको समझ में आ रही है? मतलब ये पुद्गल वर्गना ही है जो हम ले रहे हैं। और ये कैसे? पहले तो तिर्यंज के शरीर का है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये पक्का औदारिक नौ कर्म वर्गना है जो हमारे थाली में आ गई, विविध रूप में आती है, अलग अलग उसके स्कंद, क्योंकि वहां से यहां तक थाली तक बनने आने तक भी उसमें परमाणु जुड़ रहे निकल रहे, परमाणु जुड़ रहे निकल रहे। जो गेहूं था, वो गेहूं के भी तो कुछ टूट करके बाहर निकल गए। तो गेहूं जो वहां से निकाला था, वो पिसने के लिए जाने तक प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? दालें प्रोसेस होती है कि नहीं होती है? तो दाल जब प्रोसेस होती है तो दाल जो खेत से निकली थी उसमें से कुछ परमाणु निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकल गए।
फिर पकते वक्त पानी के साथ में पकी है। जब दाल पक करके फूल गई, दाल फूलती कि नहीं फूलती है? फूलती है। तो दाल फूल गई, फूल गई का अर्थ क्या हो गया? कुछ परमाणु जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? कौन से? पानी के, पुद्गल के ही जुड़ गए कि नहीं? देखो, सारी प्रक्रिया अगर हम लोग सामने देखेंगे तो ये पुद्गल वर्गना हमें बिल्कुल समझ में आ जाती है। हम एकांत को ना पकड़ करके रखें, हम एकांत को ना पकड़ करके रखें, क्योंकि मेरे दिमाग में 4 दिन से यही चल रहा है कि हम जब चर्चा कर रहे हैं पुद्गल वर्गना की, दिमाग में इनडायरेक्टली ऐसा, मैं तो ऐसा वर्णन में करके दे बैठा हूं कि अच्छा ये कहीं ना कहीं तो ऐसी ऐसी वर्गना है जो हमारा शरीर डायरेक्ट लेता है। हमारी पेशियां टूट जा रही कि नहीं टूटी रही है? पेशियां टूट रही है, और पेशियां टूट करके कहां चली जाती है? कोई डॉक्टर हो तो बताओ भाई। शरीर की जो स्किन की है वो तो ड्राई स्किन वगैरह के, ड्राई डैंड्रफ वगैरह होकर के निकलती हुई दिखती है। जो पेट के आंत की है, जिनसे लीवर बना है, उसकी भी तो पेशियां मरती होगी कि नहीं होती? रक्त की भी पेशियां मरती होगी कि नहीं होगी? तो वो कहां चली जाती है? डॉक्टर शैला दीदी बताइए वो कहां जाती है? वो रूपांतरित होती है। हाँ, बट एक मिनट, डॉक्टर की भाषा में क्या तो बोलते, जरा देख लेते हैं। बड़ी बड़ी बहुत बड़ी डॉक्टर है डॉक्टर शैला दीदी, बोलिए। नहीं, मतलब वो जो अभी लिखा है ना, मलमूत्र के रूप में निकल जाती है। तो इसका जैसे मतलब क्या है कि उसको फिर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, और एक्सट्रैक्ट जैसे करके हम उसको निहार के द्वारा उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। अच्छा, जो निहार के द्वारा जो छोड़ रहे हैं, आज भरे घर घर शौचालय बन गए हैं, फिर से कहाँ चला जाता है ये खाद? मिट्टी में चला जाता है, और मिट्टी में चला जाकर के पुद्गल वर्गना है। वही पुद्गल वर्गनाओं से फिर से धान वनस्पति का एक शरीर बन रहा है। होता है। तो आप देखिएगा, तो औदारिक से औदारिक के बाद मूल प्रश्न जो आचार्य श्री ने उठाया था उसकी तरफ आ रहा, उसके लिए सारा वर्णन मैंने किया था। ये औदारिक से औदारिक बनता है, ये बात तो बिल्कुल हमें समझ में आ रही है, अपनी बुद्धि से इसको ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली भी स्थूल थी, दूसरी भी स्थूल है, और स्थूल की अपेक्षा से इसमें कोई बदलाव नहीं है। संख्या की अपेक्षा से हम टूटना बनना इतना ही देख रहे हैं। किंतु जब मैं वैक्रयिक शरीर की वर्गना क्या टूट करके औदारिक शरीर की बन सकती है, या औदारिक शरीर की और जुड़ करके क्या वैक्रयिक की बन सकती है, इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त मुझे वहां पर सिर्फ परमाणु की संख्या का अर्थ नहीं करना है, तो उन वैक्रयिक शरीर के वैक्रयिक वर्गनाओं के अलग अलग जो बाकी गुणधर्म है, उन गुण, कौन से गुणधर्म है कि जैसे वो विक्रिया रूप शरीर में परिणत होती है। आप कहोगे औदारिक शरीर में विक्रिया रूप परिणत होता ही होता है रिद्धिधारी मुनिराज के। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न जो है वो अनुत्तरित रह जाते हैं कि क्या सिर्फ, क्योंकि अभी जो वर्णन चल रहा है वो सिर्फ परमाणु की संख्या एक स्कंध में कितनी है, दूसरे स्कंध में कितनी है, उस अपेक्षा से 23 वर्गणाओं का वर्णन चल रहा है। इसके अलावा बाकी गुणधर्मों का वर्णन नहीं चल रहा है, कि जिसके अलावा वो जब तक नहीं होता है वर्णन, तब तक हम सीधे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है कि जिसमें हमको भाई ठीक है, परमाणु की संख्या एक शरीर से दूसरा शरीर अनंत गुने हैं, अनंत गुने तो टूटने पर वापस वो नीचे आ सकता है, मान लिया, किंतु परम परम सूक्ष्म, इसका क्या करेंगे? तो वो जो सूक्ष्मता का जो गुणधर्म है, जो सूक्ष्मता का गुणधर्म है, क्या वो सूक्ष्मता का गुणधर्म औदारिक शरीर के स्थूल वर्गना बनते वक्त हो सकता है क्या? ये एक पॉइंट। और अभी वो स्थूल वर्गना क्यों बनी है, और ये कोई वर्गना सूक्ष्म क्यों बनी है, इसके बारे में एक तर्क जाता है। मैं सिर्फ तर्क बोल रहा हूं, इसके लिए कोई आधार नहीं है, मैं गुरुओं के आधार या आदम का आधार मिलने पर ही इसको मैं स्पष्ट कर पाऊंगा, बट एक तर्क आपके सामने रखना चाहता हूं, आप सब लोग इसके ऊपर चिंतन कर सकते हो। मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ तर्क है, अपनी बुद्धि से लगाया हुआ। जब हम आचार्य भगवान ने यह प्रश्न उठाया था कि दो परमाणुओं का जो बंध होता है वो द्विप्रदेशी भी हो सकता है और एक प्रदेशी भी हो सकता है, वैसे ही अनंत अणु का प्रदेश जो स्कंद है वो अनंत प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, और एक प्रदेशी भी हो सकता है। मतलब जो सूक्ष्मता जो आ रही है, वो सूक्ष्मता यहां पर
अवगाहना की अपेक्षा सूक्ष्मता कह रहे हैं, अवगाहना की अपेक्षा स्थूलता कह रहे हैं, ये पहला प्रश्न। या फिर जैसे हम बादल नामकर्म और सूक्ष्म नामकर्म की अपेक्षा से, मतलब अड़ने अड़ाने वाला, इसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। क्योंकि स्थूल का परमाणु अगर एक प्रदेश भी अगर अवगाहित करता है, तो भी अगर वो बादल अगर है, तो बादल की अपेक्षा वो रोकेगा ही रोकेगा। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे जहां पर, और इसी की अपेक्षा से जो पुद्गल के 6 भेद होंगे आगे चल करके, बादर 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 बादर, सूक्ष्म सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, ये जो 6 भेद होंगे, उन 6 भेदों में उनके अड़ने अड़ाने की चर्चा भी की जा रही है। कार्बन शरीर, कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म निगोदिया जीव का शरीर इतना सूक्ष्म है। सूक्ष्म किस अपेक्षा से? क्योंकि वो अप्रतिघाते है, वो प्रतिघात को, बाधा को प्राप्त नहीं होता। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं बादर बादर का। मेरे पास एक लकड़ी का इतना सा 1 इंच का टुकड़ा है, लकड़ी का 1 इंच का टुकड़ा है। वो आकाश में कुछ तो जगह घेर रहा है, क्षेत्र घेर रहा है, घेर रहा है। अब इसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी, एक पूरा पूरा कटोरी भर करके उस 1 इंच के टुकड़े पर मैंने मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी ने कितना क्षेत्र घेरा? एक कटोरा भर अगर हम कहेंगे तो एक कटोरे का, मैं मानता हूं कि मैंने कटोरा उल्टा कर दिया, ऐसे 1 इंच का टुकड़ा है लकड़ी का, उसके ऊपर मैंने कटोरी उल्टी डाल दी, तो कटोरी के बाहर तो कोई मिट्टी नहीं आ रही है। तो एक कटोरा भर आकाश का क्षेत्र मिट्टी ने घेरा या नहीं घेरा? कैसे घेरा? क्योंकि जहां पर 1 इंच की लकड़ी का टुकड़ा है, क्या उतने 1 इंच की लकड़ी के टुकड़े के जगह पर मिट्टी पहुंच पाई? सोचो। वो एक कटोरी का जो पूरा का पूरा मिट्टी का एरिया है, उसके अंदर 1 इंच लकड़ी का टुकड़ा जो का त्यों बना है, वो दूसरे आकाश की अवगाह ले रहा, आकाश प्रदेशों का अवगाह ले रहा है, और मिट्टी का ढेर दूसरे आकाश का अवगाह ले रहा है। हाँ या ना? जिस आकाश में लकड़ी का टुकड़ा है, क्या उन्हीं आकाश प्रदेशों में मिट्टी है? नहीं है। ये बादर बादर है। तो बादर का एक पुद्गल परमाणु भी आकाश घेरता है, सूक्ष्म का भी एक पुद्गल परमाणु आकाश घेरता है। तो वहां पर अड़ने अड़ाने की अपेक्षा से वर्णन होता है, और दूसरा वर्णन होता है उसके आकार अवगाहना की अपेक्षा से। जैसे हमने रुई और लोहे के टुकड़े की चर्चा करते हैं, 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच अगर मैंने रुई का टुकड़ा ले लिया, और 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच, 1 इंच घन का अगर मैंने लोहे का टुकड़ा ले लिया, तो परमाणु दोनों पुद्गल के हैं, तो किसमें ज्यादा पुद्गल परमाणु होंगे? लोहे के टुकड़े में होंगे, सब लोग जानते हैं। तो यहां पर आकार मान की चर्चा है, यहां पर स्थूलता की चर्चा है। कौन से स्थूलता की? ये जब तक वहां पर आपका क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, तब तक अड़ाने अड़ने की अपेक्षा या स्थूलता सूक्ष्मता की अपेक्षा वर्णन नहीं होता। ये जिस दिन क्लैरिफाई हो जाएगा, उस दिन इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर मैं दे पाऊंगा। बाकी आचार्यों ने दिया है, कई आगम में आया है, कई गुरुओं को प्राप्त है, तो बिल्कुल वो तो दे ही सकते हैं। मैं कब दे सकता हूं इस प्रश्न का उत्तर आचार्य श्री? जिस दिन मुझे ये 2 चीजों में क्लैरिफिकेशन हो जावे, उस दिन मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। अभी मेरे पास ये शंका है कि 23 वर्गणाओं का वर्णन जो है, वैकृत और आहार वर्गना का जो औदारिक वर्गना का जो वर्णन है, वो अभी मैंने परमाणु की संख्या की अपेक्षा जो स्कंद बनते हैं उसकी अपेक्षा से किया है। क्या उसमें उस वैकृत शरीर जो है, जो या फिर आगे चल करके कार्बन शरीर, चर्चा कार्बन शरीर की भी हो सकती है, क्या कार्बन शरीर की जो परमाणु है वो टूट करके औदारिक शरीर के बन सकते हैं? क्योंकि वहां पर अप्रतिघाते लगाया है, यहां पर प्रतिघाते लगाया है। तो अप्रतिघाते से प्रतिघाते बन सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या होना पड़ेगा जिसकी वजह से बन सकते हैं? अगर नहीं, तो उत्तर क्लियर है कि वो वर्गना टूट करके ये वर्गना नहीं बन सकती है। तो सभी प्रकार की चीजों से सभी प्रकार की चीजें बने, ये जरूरी नहीं है, किंतु जो बनती है वो कैसे बनती है ये भी जानना जरूरी है। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर तो मैं अभी अनुत्तरित रहूंगा। आचार्य जी, अगर आप और इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहते तो कर दीजिए। नहीं, ठीक है, आगे का विषय लीजिए ना। चलिए, और किसका प्रश्न था मेरे पास?
तो इसमें से आपको यह भी चीज क्लियर हो गई कि हम जैसे कार्बन वर्गना ये शब्द समूह का कह रहे हैं, वैसे ही कार्बन अभेद रूप से जब कहेंगे तब ये वर्णन आएगा कि कार्बन वर्गना से कोई भी कर्म बने, ये जरूरी नहीं, मतलब इस प्रकार से वर्णन नहीं आएगा। किंतु कार्बन वर्गना को भेद रूप 8 वर्गों का विश्लेषोपचय की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो फिर हाँ, एक विश्लेषोपचय दूसरे प्रकार के कर्म के रूप परिणत नहीं होते हैं। ये आचार्य भगवत धवला में क्लियर कर रहे हैं। ठीक है भैया, मुझे यहाँ एक पूछना था, तो मतलब कार्बन वर्गना जो हम बोलते हैं वो विश्लेषोपचय नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं ना? नहीं, कार्बन वर्गना विश्लेषोपचय है अभेद रूप से। तो अगर सामने का प्रश्न करता है कि क्या कार्बन वर्गना किसी भी कर्म में परिणत हो सकती है, तो आपको प्रतिप्रश्न करना है, आप अभेद रूप कार्बन वर्गना की चर्चा कर रहे हो या भेद रूप 8 प्रकार के कार्बन वर्गना की चर्चा कर रहे हैं, जो विश्लेषोपचय, वो भी विश्लेषोपचय अभेद रूप से है, ये भेद रूप विश्लेषोपचय है। इसका निर्णय होने पर आपका उत्तर सही हो सकता है, क्योंकि दोनों का कथन अलग आएगा। जी जी, तो समझ। पंकज जी, हाँ जैसे एक तो सामान्य रूप से कार्बन वर्गना जो विश्लेष रूप से उम्मीदवार के रूप में रहते हैं, आत्मा के प्रदेशों पर, हर प्रदेशों पर रहते हैं, और जीव का जब योग और कषाय भाव होता है तब वो कार्मिक वर्गनाएं जो उम्मीदवार के रूप में थी वो परिवर्तित होती है। तो संग्रहणय की अपेक्षा अथवा अभेदनय की अपेक्षा सिर्फ सामान्य रूप से उसको कार्मिक वर्गना कह सकते हैं। लेकिन क्या उस कार्मिक वर्गना में भी अवान्तर जाति अपेक्षा विभाजन होकर के वह एक गुच्छा बनता है क्या? ज्ञानावरण के लिए अलग जाति की कार्मिक वर्गना, उसी में मिले जुले वेदनी के, उसी संबंधी दर्शन मुनि, चारित्र मुनि, अंतराय के, घाती अघाती, आयु संबंधी, और भी जो भी 8 कर्म और अवान्तर 148 और उसके भी असंख्यात असंख्यात भेद जो है, तो उन भेदों को लिए हुए वह कार्मिक वर्गना समूह रूप में रहती है क्या? जैसे उदाहरण, एक जैसी सरकार है, एनडीए सरकार है, उसमें बहुत सारे पार्टियां सम्मिलित है, तो इसी प्रकार जो क्या है, ये अलग अलग जाति के वर्गनाएं अलग अलग कर्मों की भूमिका अदा करते हैं, लेकिन अभी तो एकजुट होकर के रहते हैं, अभी एकजुट है, ऐसा उम्मीदवार के रूप में वो वर्गनाएं रहती है क्या? सामान्य रूप से एक वर्गना नाम मात्र उसका रखा गया, एनडीए पार्टी, लेकिन उस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे शाखाएं पक्ष पार्टियां रहती है, लेकिन पार्टियों का अलग अलग नाम नहीं लिया जाता, एक ही पार्टी के नाम से वहाँ प्रतिनिधित्व अदा किया जाता है। तो कार्मिक वर्गना सामान्य रूप से कहा गया, लेकिन 8 कर्मों की जातियां अलग अलग उसमें सम्मिलित है क्या, ये पूछ रहा हूँ। जहां पर 8 प्रकार की जातियां, 8 प्रकार के विश्लेषोपचय भेदरूप कथन किया जा रहा है, उस अपेक्षा से धवला जी में यह प्रश्न उठा, जैसे कल मैंने बताया था कि क्या ये 8 ही प्रकार की वर्गना पृथक पृथक रहती है, क्या मिश्रित होकर के रहती है? आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं, पृथक पृथक नहीं रहती, किंतु मिश्रित होकर के ही रहती है, ही शब्द लगाया है। तो मिश्रित, तो प्रश्न शंकाकार कर रहा है कि किस प्रमाण से जाता जाता है, तो आचार्य ने उसका उत्तर दिया, एक समय प्रबद्ध कार्बन द्रव्य अगर आप देखोगे तो उसमें आयु कर्म के भी, अगर आयु कर्म की वहां पर अपकृष्ट चल रहा है तो आयु कर्म का भी आपको वर्गना दिखेगी, नाम कर्म की दिखेगी, गोत्र कर्म की दिखेगी, सभी प्रकार के कर्मों की दिखेगी। इसका मतलब ही है, और वो भी अलग अलग मात्रा में आती है, एक समय प्रबद्ध में अलग अलग मात्रा में आती है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं कि 8 प्रकार की जो विश्लेषोपचय, अलग अलग प्रकार के विश्लेषोपचय भेदरूप कथन करोगे तो ये पृथक पृथक नहीं रहती, मिश्रित होकर के रहती है। ये इस प्रकार के प्रमाण से बताया जा रहा है। मिश्रित होकर के रहती मैंने उनकी मेजोरिटी अंदर ही अंदर अलग 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 थलग है, ऐसा भी अर्थ होता है। और सामान्य रूप से कार्मिक वर्गना, आपने 23 प्रकार की वर्गना में कार्मिक वर्गना के नाम से जो संज्ञा दी, वो सिर्फ वर्गना के रूप में एक ही पुंज, एक ही वर्गना जाति की है। फिर बाद में जैसे उदाहरण के लिए बीज है, फिर बाद में वो पौधा बन गया, फिर पेड़ बन गया, तो उसको खत पानी तो समान रूप से मिल रहा है, हवा प्रकाश भी मिल रहा है, लेकिन कुछ भाग पत्ते बनते, कुछ भाग फूल बनते, कुछ भाग फल बनते, कुछ त्वचा बनती, कुछ टहनियां बनती, कुछ और बन जाते। तो जो खाद मिला वही अलग 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 अंग उपांग के रूप में विभाजित हो गया। इसी प्रकार कार्मिक वर्गना ही जो है सामान्य रूप से जो है वही ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप में विभाजित होती है क्या, फिर उत्तर भेद के रूप में विभाजित होती है क्या, ये मेरा सवाल। गुरुदेव, आपका प्रश्न जो है उसमें 2 चीज भाग है। एक,
या तो हम विशेषोपचय की अपेक्षा से वर्णन करें, या तो विशेषोपचय के बाद में बने वाले कार्य रूप जो कर्म परिणत हो रहे हैं, कर्म रूप में जो परिणत हो रही है वर्गना, उसकी अपेक्षा से देखें। अगर दोनों को एक में करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर दोनों को अलग अलग रखेंगे तो दोनों के उत्तर अलग मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कारण से कार्य में जाते वक्त सिर्फ और सिर्फ उपादान शक्ति उन कार्बन वर्गनों की सिर्फ अकेली वहां पर नहीं है, तो उसके लिए जो भाव कर्म है, जो क्रियाएं हैं, जो तत्वार सूत्र जी में आश्रव के कारण बताए गए हैं, मतलब जैसे नरकायु का बंध करने के कारण कौन कौन है, आश्रव करने के कारण कौन कौन से है, जैसे असाता वेदनी के कारण कौन कौन से है, ये चीजें जो है ये भी वहां पर बाह्य निमित्त की अपेक्षा से वो भी वहां पर कार्य रूप हो रही है। मतलब अगर आप कर्म की चर्चा करोगे तो आपको उपादान शक्ति अधिक बाह्य कारण, इन दोनों का परिणाम देख करके आपको कहना पड़ेगा कि हाँ इसकी अपेक्षा से कर्म रूप परिणत हो गए हैं, और फिर उसमें मिश्रण क्यों हो गया है, वो मिश्रण बाह्य निमित्त की वजह से हो गया है या पहले से मिश्रण उपादान में था इसलिए वहां पर मिश्रण मिल गया। क्योंकि एक समय प्रबंध का अर्थ यह हो गया कि बंधने के पश्चात, बंधने के पश्चात मतलब कर्मरूप परिणत होने के पश्चात। तो कर्मरूप परिणत होने के पश्चात आचार्य भगवान जो यहाँ पर उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं कि एक कर्मरूप परिणत होने के पश्चात समय प्रबंध में मुझे अलग अलग प्रकार से वहां पर कार्बन वर्गणाएं दिखती है। मतलब अब उसका अर्थ वो कर्मरूप परिणत तो हो गई है, किंतु आई कहां से है, वो कार्बन वर्गणा से आई है। तो यहां पर चूंकि बाह्य निमित्त भी था तो अकेले उपादान से यहां पर कार्य नहीं हुआ है, तो यहां पर कार्य बाह्य निमित्त से भी हुआ है। मतलब अगर इस समय प्रबंध में मान लीजिए कि मुझे ज्यादा चारित्र मोहनीय कर्म के वहां पर अगर परमाणु दिख रहे हैं, अगर या फिर एक ही मैं इस तरीके से कहूंगा कि चारित्र मोहनी में से क्रोध के परमाणु ज्यादा दिख रहे हैं या मान के परमाणु ज्यादा दिख रहे हैं, दोनों है तो चारित्र मोहनीय कर्म, तो उसके लिए मैंने बाह्य क्रिया क्या करी थी, क्योंकि उसको तो चारित्र मोहनीय आपने एक अभेद रूप से नाम दे दिया, बट यहां पर उसकी जब हम लोग भेद करते जाएंगे तो मैंने क्रोध की भावना ज्यादा करी थी या अहंकार की भावना वहां पर ज्यादा थी। क्योंकि क्रोध जो है वो परिणत होकर के मान होता है, तो जब मान रूप है तो वो क्रोध रूप नहीं है। तो इस प्रकार से वो आश्रय होते वक्त मेरे भाव कौन से है और उस रूप से वहां पर परिणत हो चुका है। इसलिए आप जब असंख्यात भेदों की चर्चा करोगे, उत्तर भेदों की चर्चा करोगे, और जो कर्मरूप परिणत होने के 8 कर्मों की भी अगर मूल प्रकृतियों की चर्चा करोगे, तो कर्मरूप की अपेक्षा वर्णन करते हैं तब बाह्य निमित्त अर्थात भाव कर्म जो है उनकी भी चर्चा करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं दूसरी साइड में जहां पर भाव कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब विश्रसोपचय रूप में कार्बन वर्गना के रूप में एक बेसिक उपादान शक्ति के साथ में ये वर्गनाएं वहां पर विद्यमान है। अब ये जब विद्यमान है तब आचार्य भगवान कह रहे हैं ये पृथक पृथक ही रहती है, सॉरी मिश्रित होकर के, माफ करना, पृथक पृथक नहीं रहती है, ये मिश्रित होकर के ही रहती है। तो जब विश्रसोपचय की अपेक्षा से जब कहते हैं तो मिश्र होने के लिए उनको स्वयं की उपादान शक्ति है मिश्र होने के लिए, क्योंकि जब आप विश्रसोपचय की अपेक्षा, कार्बन वर्गना की अपेक्षा, वर्गणाओं की अपेक्षा, रॉ मटेरियल की अपेक्षा जब उसका वर्णन कर रहे हो तो वहां पर भावाश्रव का, भाव कर्म का कोई भी वहां पर कारण, वहां पर कोई उपस्थिति नहीं है। मतलब बिना भाव कर्म के जब हम देखेंगे, और बिना भाव कर्म के भी अगर वो मिश्रित होकर के रहते हैं तो मिश्रित होकर रहने की उनमें उपादान शक्ति है। जब कर्मरूप परिणत होने के पश्चात जब देखते हैं तो उनमें उपादान शक्ति तो मिश्रित होने की थी ही थी, उसके साथ साथ में एक समय में मेरे जो भाव हुए हैं वो भी मिश्रित है, इसलिए तो उसके मिश्रित पने को वहां पर और भी सहकारी कारण मिलता है और हमको कर्म फिर से मिश्रित रूप में ही दिखते हैं। तो दोनों तरीके से जब हम देखते हैं तो दोनों जगह पर वो मिश्रित होकर रहने का उसका स्वभाव और बाह्य निमित्त इसकी अपेक्षा से मिश्रित होकर के ही रहती है। क्यों? क्योंकि कार्बन वर्गना की 23 वर्गना की अपेक्षा से सिर्फ आप जब उसको चर्चा करोगे तो फिर से मैं कह रहा हूं कि 23 वर्गना की कैटेगराइजेशन सिर्फ और सिर्फ उद्गल परमाणु की संख्या के स्कंद, इसके बेसिस पर ही किया है, उसके अलावा नहीं। मतलब जघन्य कार्बन वर्गना से लेकर के उत्कृष्ट कार्बन वर्गना के जितने भी भेद, अनंत भेद जो बन रहे हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक ही कारण दिया गया है और वो है परमाणु की संख्या, उनका स्वभाव, उनमें स्निग्धता, रुक्षता, ये बाकी कोई भी वहां पर चर्चा नहीं है। इसका अर्थ यह है कल उत्कृष्ट कार्बन वर्गना टूट करके जघन्य कार्बन वर्गना बन सकती है, जघन्य कार्बन वर्गना संघात को प्राप्त होकर के उत्कृष्ट कार्बन वर्गना बन सकती है।
बस इतनी सी चर्चा ये 23 वर्गना के भेद में करेगी, इससे ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर उनके बाकी के स्निग्ध वृक्ष गुण जो है, या बाकी के जो गुण है, उनकी चर्चा यहां पर उन्होंने नहीं की है। ये कैटेगराइजेशन उसके अपेक्षा से है ही नहीं है। जी तो जब हमको उसको जोड़ना पड़ेगा, तो जो जुड़ने के लिए और भी फैक्टर जिम्मेदार है, उनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। ये मुझे कहना है। भाई सबके समझ में आ रही की बात? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आचार्य श्री उठा रहे हैं यहां पर। ये हमारा जो थिंकिंग है, चिंतन है, उसको क्लैरिफिकेशन करेगा। दो चीजों को मिक्स करके कंफ्यूजन कभी हो सकता है, वो कंफ्यूजन निकल जाएगा। जब हम 23 वर्गनाओं की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर बादर, सूक्ष्म, स्निग्ध, रुक्ष, कुछ उसकी चर्चा नहीं। सिर्फ कितने परमाणु का स्कंद है, बस कितने परमाणुओं का स्कंद है, इतनी सी बात। ठीक है, बस ये चर्चा। अब एक प्रश्न अकेला मेरे पास बचा हुआ है। एक है स्मिता दोषी, फल्टन। दो बचे हैं मेरे पास, दो को लेंगे, फिर आपके प्रश्न को लूंगा मैं। स्मिता दोषी दीदी जुड़ चुके हैं आज? अगर है तो जरा हैंड रेस कर देना। हाँ दीदी, अनम्यूट किया है। माझा प्रश्न होता ते तुम्ही सांगितलं ना की उत्कृष्ट बरोबर जगन्य राशी प्लस जगन्य राशी बरोबर जगन्य राशीशी विशेष अधिक, त्याचा अर्थ कळला नाही। ओके चलिए, इसको मैं अंक दीदी का प्रश्न ये है कि जगन्य राशि से उत्कृष्ट राशि निकालते वक्त बहुत जगह पर जगन्य राशि अधिक जगन्य राशि डिवाइडेड बाय अनंत, ये जो किया गया है, इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे जगन्य राशि एक ले लीजिए कोई भी। ठीक है, मान लो आप मनोवर्गना को लेते, तो मनोवर्गना में इसी प्रकार का वर्णन है। तो मनोवर्गना जो है, वो मनोवर्गना की जगन्य राशि कैसे बनेगी, आप मुझे बताइए। मनोवर्गना की जगन्य राशि भैया सांग। उसके नीचे जो अग्राह्य वर्गना है, अग्राही वर्गना है, उसके हाँ, नीचे उसका वाली अग्राह्य वर्गना है, उसमें एक वर्गना परमाणु बस एक मिलाने से है ना। तो मान लो कि नीचे वाले परमाणु की जो उत्कृष्ट है वो 1,00,000 था, उदाहरण के लिए। अग्राह्य वर्गना का उत्कृष्ट 1,00,000 था, तो आपके मनोवर्गना का जगन्य कितना हो जाएगा? 1,00,000 प्लस 1। मतलब कितना? 1,00,001 ना। अरे उतना गणित करो। 1,00,000 में एक परमाणु मिल गया, तो जगन्य स्कंद कैसा बना? 1,00,001 परमाणु का बना। ठीक है, उसके अगला स्कंद कैसे बनेगा? 1,00,02 परमाणु का। उसका अगला स्कंद 1,00,03 परमाणु का, 1,00,04 परमाणु का, 1,00,05 परमाणु का, 1,00,06 परमाणु का, बढ़ते 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 2,00,000 परमाणु का, 4,00,000 परमाणु का, 5,00,000 परमाणु का, 10,00,000, इस प्रकार से जाएंगे। ठीक है, अब उत्कृष्ट वर्गनाओं में कितने हैं? उत्कृष्ट जो मनोवर्गना है उसमें कितने परमाणु है, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो जगन्य वर्गना थी हमारे केस में 1,00,01, ठीक है, उसमें इस 1,00,01 का अनंतवा भाग, इस 1,00,01 का अनंतवा भाग ले लो। तो 1,00,01 का अनंतवा भाग, हम यहां पर अनंतवा भाग मानने के लिए, अनंतवा का तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, है ना। तो अनंतवा के लिए हम लोग यहां पर उदाहरण के लिए 10 ले लेते हैं। अनंत मतलब 10 ले लेते हैं। तो 1,00,01 को 10 से डिवाइड करो। ठीक है, तो इतना सा भाग जगन्य राशि में ऐड करना है। तो 1,00,01 का 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, मोटा मोटी में 10,000 हो जाएगा। अब इस 10,000 को 1,00,000 में मिला लो, 1,00,01 में, तो कितना हो जाएगा? 1,10,001 हो जाएगा। तो उत्कृष्ट वर्गना में कितना आएगा? 1,10,001। क्लियर है? तो ये उत्कृष्ट कैसे निकाला आपने? जघन्य अधिक जघन्य का अनंतवा भाग। ठीक है, तो जघन्य उसमें कितना मिलाना है? जघन्य का ही अनंतवा भाग मिलाना है। तो जघन्य तो मेरे पास 1,00,01 था, उसका अनंतवा भाग मतलब 10वां हिस्सा हमने उदाहरण में ले लिया, तो उसमें 1,000 जो है वो डाल दिया उसमें। क्लियर है? 1,10,001 आ जाएगा। म्हणजे जगन्याच्या जगनचा अनंतवा भाग मिसळतात जगन्य बरोबर जगन्य का अनंतवा भाग जगन्य में ही मिलाने पर जो लब्ध आएगा वो उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहिए तो जगन्य प्लस उसके बाद में जो भी लिखा है ना उसको बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दो, तो फिर आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, गणित की क्रिया आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर नहीं है? स्मिता दीदी का प्रश्न सब उत्तर सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अर्चना दीदी, रूबी दीदी का प्रश्न था। रूबी दीदी आप यहां पर उपस्थित हो तो हैंड रेस कर देना प्लीज। रूबी दीदी देहरादून से, अगर हो तो।
चलिए, वो आएगी तो उनका प्रश्न ले लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अर्चना दीदी भरूच, आपका प्रश्न पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके भैया प्रश्न जी, सुनूंगा मैं। वंदना, सॉरी, वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव। भैया जी, ये अभी आप जो तार्किक वाले से आपने बताया कि असंख्य का असंख्य से, अनंत का अनंत से, ऐसे पुद्गल पिंड का संघात होता होगा, ये मैं बोल नहीं सकता। तो साइंस में तो इसका मुझे एकदम से क्लियर, जैसे आपने बोला ना, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि जो कार्बन चैन, आप भी जानते होंगे, कार्बन चैन में तो कितने बड़े बड़े परमाणु आपस में जुड़ते हैं। तो ये तो मुझे लगता है शायद इसका उदाहरण बन सकता है। दीदी देखो, आपने जो पर्टिकुलर उदाहरण दे दिया ना, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम्म। सभी प्रकार के परमाणु की संख्या की अपेक्षा से टूटकर बंधेंगे ही, ये जरूरी नहीं है। जैसे मेरे पास एक लोहे की सरिया है, हाँ जी। मेरे पास एक लोहे की सरिया है। अब ये लोहे की सरिया, मैंने मान लो एक लोहे की सरिया के जितने टुकड़े हैं उसमें मान लो 1 लाख परमाणु है, तो उसको मैंने राइट। तोड़ दिया। 50-50 हजार के मेरे पास दो स्कंद हो गए। हाँ मेरे पास 50-50 हजार के 2 स्कंद हो गए। अब मेरे जी। पास एक 40,000 स्कंद का पानी का मेरे पास परमाणु है, मतलब एक स्कंद है। 40,000 पानी का स्कंद। पानी का स्कंद है, 40,000 परमाणु का, ठीक है। अब उस 40,000 परमाणु को लेकर के इस लोहे के 10,000 टूट करके, लोहे के 10,000 टूट सकते हैं, तो 10,000 हाँ वो, तोड़ करके क्या मैं पानी के साथ में उसका स्कंद बना सकता हूं? हाँ भैया जी, ये तो सही है। मैं बोल रही, मैं सिर्फ मेरे दिमाग में वो आया मतलब कि मतलब ऐसा हो सकता है जो आपने नहीं बताया, नहीं लेकिन नहीं, इसलिए मैं हो सकता है, ये मैं हाँ। पॉसिबिलिटी के लिए मैं हमेशा मैं यही कह रहा हूं कि सिर्फ टूटना जुड़ना जुड़ना टूटना इससे काम नहीं चलेगा। तो इसके साथ साथ में क्या वो जुड़ने के योग्य है? आपको ये वक्तव्य और भी मैं क्लियर करूंगा, मैं अभी विषयांतर होगा करके नहीं कह रहा हूं। जब आगे शून्य वर्गना आएगी, हम्म। जब आगे शून्य वर्गना आएगी, तब मैं आपको यह सिद्ध करूंगा कि दो प्रकार के परमाणु की संख्या जुड़ करके वो स्कंद बने या ना बने, ये सिर्फ स्निग्ध वृक्ष के ऊपर तो रहता ही रहता है, किंतु परमाणु की संख्या के ऊपर भी रहता है कि ये स्कंद बनेगा कि नहीं बनेगा। जी भैया जी, ये साइंस में तो काफी कुछ ऐसा अपन देखते भी हैं और पढ़ा भी है। साइंस का सही अर्थ लगा दो, साइंस में गलत नहीं कहा है, साइंस का सही अर्थ लगा लो। हाँ साइंस जी। में कार्बन टूट करके क्या क्या चीज कार्बन की चेन बनती है, वहां पर कार्बन के साथ बन रही है। हाँ जी। कार्बन तीसरे के साथ बनने की चर्चा कर रहा हूं मैं, किसी के साथ भी बनेगी क्या? उसमें जुड़ते तो हैं भैया दूसरे दूसरे चीजें, जैसे सभी प्रकार के। सभी नहीं जुड़ते, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो हो जाता है, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मिल जाते हैं, वही मैं बोल रही मतलब कहने का मतलब ये है कि जो योग्य है वो बन सकते हैं, हूँ। टूट करके भी। हाँ बस मैंने बस। तभी भी बताया, औदारिक तोड़ करके औदारिक बन रहा है, हाँ और औदारिक जुड़ ठीक। करके भी औदारिक बन रहा है। तो मेरे पास उदाहरण है, खाने का हमने उदाहरण ले लिया। राइट, बट बहुत अच्छा बताया था। सारे टूट करके सारे बने, या सारे बन करके सारे जुड़ करके सारे बने, ये नहीं हो सकता। वो तो पॉसिबल नहीं है। बस बस आचार्य जी वही कहते हैं, ठीक है। जी। चलिए, पवन जी। सिमिलर टाइप का ही था मेरा कि पानी है, 1 लीटर पानी है और 100 ग्राम नमक नहीं तो शक्कर है। हम्म, अगर वो पानी में डाल दिया हम्म, तो उसका तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। और आकाश वर्गना तो पानी ने अलग ली थी, हम्म, नमक और शक्कर ने अलग ली थी। हम्म। तो वहां फिर आकाश वर्गना आप यानी क्या समझेंगे, कैसा? देखो, दो तरीके से इसका उत्तर दिया जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि दो परमाणु के बीच में जो खाली जगह रह गई थी, उसमें जाकर के परमाणु बैठते, तो इसलिए कितनी मात्रा में परमाणु की संख्या बढ़ने, जो आकारमान बढ़ना चाहिए था उतनी संख्या में नहीं बढ़ता। पहली बात तो ये है। हाँ। दूसरा दूसरा नीरज जी, आपको भी वही विनती है, चर्चा आप प्रश्न अपना पूछ लीजिएगा, बीच में डालने से दूसरों का वहां पर डिस्टरबेंस होता है। कृपया बीच में, आपके तपाए हुए लोहे का भी ले लूंगा मैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो पवन जी, बात आप ये कह रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया, आप बताओ मेरे को। तो भाई आकाश यानी 1 लीटर पानी का वॉल्यूम तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो ये तो उसमें ऐड हो गया है। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है, वॉल्यूम चेंज होता है। नहीं, आपने तो ये कह दिया कि दोनों के स्पेस जो है उसके अंदर वो समा गया तो। स्कंद बनना, हम्म। आप चर्चा फिर से निकालो, मैं बेसिक में लेकर के जा रहा हूं। दो प्रकार के मेरे पास परमाणु है, दो प्रदेश वाले परमाणु हैं।
ये दो मिलकर के एक प्रदेश वाला भी स्कंद बन सकता है और दो प्रदेश वाला भी स्कंद बन सकता है। जब तीसरा परमाणु इसमें आकर के जुड़ेगा तो ये 3 प्रदेश का भी बन सकता है, 2 प्रदेश का भी बन सकता है, 1 प्रदेश का भी बन सकता है। तो 3 प्रदेश का अगर बनेगा, 2 प्रदेश पे 1 प्रदेश जुड़ेंगे तो 3 प्रदेश बनेंगे, तो आकारमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, बढ़ना तो चाहिए ना। क्षेत्र बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो इस अपेक्षा से क्षेत्र बढ़ भी सकता है और क्षेत्र कम भी हो सकता है। तो इसीलिए कितने परमाणु का कितना क्षेत्र पहले घेर रहा था और अब कितने प्रदेशों को घेर रहा है, इसकी अपेक्षा से आकार मान का वर्णन हो जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, क्या इनका स्कंद बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें और दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, परमाणु की संख्या। क्यों? क्योंकि जुड़ने के बाद जो परमाणु की संख्या होती है वो परमाणु की स्कंद संख्या स्कंद के योग्य है कि नहीं है, यह महत्वपूर्ण फैक्टर है। तीसरा फैक्टर, जो उनके जुड़ने में स्निग्ध वृक्ष आदि बाकी के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं, क्या वो गुणधर्म वहां पर योग्य है कि नहीं है? अगर वो है तो ही स्कंद बनेगा। तो स्कंद बनने के लिए अलग अलग फैक्टर्स है। स्कंद बनने के लिए अलग अलग फैक्टर्स है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बार बार मैं इन्हीं चीजों को कह रहा हूं क्योंकि आप लोग चिंतन करते वक्त इन दो चीजों को अलग नहीं रख रहे हो, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ, सब एक साथ हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि परमाणु को परमाणु जुड़ करके बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। उत्तर है बन सकता है, पर उसके लिए बंध के योग्य और भी जो फैक्टर्स है उनको भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये मैं कह रहा हूं आपको कि शून्य वर्गना जब आएगी तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शून्य वर्गना में उन्होंने संख्या की अपेक्षा से बताया कि ये दोनों स्कंद बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये दोनों जुड़ने के बाद ऐसी संख्या का परमाणु स्कंद होता है जिसका त्रिकाल में स्कंद नहीं बन सकता, त्रिकाल में नहीं बन सकता। हाँ, वो कुछ है ना, रिएक्शन कुछ ऐसी है कि वो होते ही नहीं है। तो फिर वहां पर स्निग्ध वृक्ष होने से सिर्फ काम चल जाएगा? वही मिक्स होते, जैसे रॉकेल पानी मिक्स हाँ, होता ही तो इसीलिए आपको स्कंद बनने के लिए जितने फैक्टर्स है सभी फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा। उसके बिना अंतिम उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नहीं तो वो एकांत हो जाएगा, और मैं एकांत को नहीं कहना चाहता। नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग अलग अलग तरीके से प्रश्न उठा रहे हो। मैं मान क्यों नहीं रहा हूं? मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि यहां पर वर्णन सिर्फ एक फैक्टर का चल रहा है, उसमें परमाणु की संख्या एक ही फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से स्कंद बनते हैं, स्कंद के योग्य वो परमाणु हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, सारे हाथ खाली हो गए हैं, किसी का भी हाथ ऊपर नहीं है। अब चैट में जो प्रश्न आए उनको ले लेते हैं। नीरज जी, आप कह रहे हैं कि तपाया हुआ लोहे के स्कंद को पानी के स्कंद साथ जोड़ा सकता है क्या? हाँ, पानी का जो है वो पानी एब्सॉर्ब, अब देखिए, पानी वो एब्सॉर्ब करता है। पानी एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब करता है मतलब क्या कर रहा है? तो पानी को पानी रूप ना रखते हुए भाप करके वो भाप को लेकर के जा रहा है। जो पानी, हाँ, शोषण कर रहा है मतलब वो उसकी जो जल रूप जो पर्याय थी उसमें से वो भाप रूप पर्याय बना करके छोड़ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ में जो स्वयं लोहे की सरिया जो थी, वो लोहे की सरिया का जो बाह्य आवरण है वो ऑक्सीडेशन को प्राप्त हो रहा है। वो ऑक्सीडेशन को प्राप्त हो रहा है। अगर मान लो सरिया, पहले अगर मान लो कि इस प्रकार की सरिया की जो सफेद वाला धातु आपको दिख रहा है, जैसे स्टील होता है वो सफेद वाला है, किंतु आप उसको गर्म करने के पश्चात अगर पानी में डुबाओगे तो वो काला पड़ जाता है या नीला पड़ जाता है। वो क्यों काला और नीला क्यों हो गया? जिसको हम आधुनिक विज्ञान में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन हुआ का मतलब क्या हो गया? वहां पर तीसरी पर्याय बन गई, और वो तीसरी पर्याय बनने के लिए वो जो सारा वातावरण था, वो वातावरण, उसके लिए फिर गर्मी भी है, पानी भी है, और वो जो मुख्य जो सरिया है वो धातु है वो भी उसके लिए कारणभूत है। तो वहां पर ऑक्सीडेशन की अपेक्षा से कुछ परमाणु जुड़ गए, किंतु किसके परमाणु जुड़ गए? क्योंकि वो जो गर्मी थी उसमें ऑक्सीडेशन की चर्चा जब करते हैं तब ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें आ गई। ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की मात्रा आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, और ऑक्सीजन भी वहां पर पुद्गल है। तो एक स्कंद जब बन रहा है
तो उसके साथ साथ में कौन कौन सी चीजें वहां पर है, कौन कौन से पुद्गल उसके साथ में संबंध को प्राप्त हो रहे हैं, और फिर उसका परिणाम निकल रहा है, ये भी हमको देखना हो। ठीक है नीरज जी, चलो। और चैट में किसी का प्रश्न? अरविंद जी ने एक रखा है कि भेद रूप से विश्लेषोपचय और अभेद रूप से कार्बन वर्गना है, विश्लेषोपचय खुद ही स्पेसिफिक कार्बन वर्गना, नॉट अ कन्वर्टर। अरविंद जी, मैं थोड़ा सा क्लियर होना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया जी, एक कार्बन वर्गना है वही, मतलब एक अभेद रूप से है तो कार्बन वर्गना है, भेद रूप से है तो विश्लेषोपचय है। मैं ऐसा समझ रहा था कि ये विश्लेषोपचय है वो कन्वर्टर है, मतलब जो समूह है जो अलग अलग कार्बन वर्गना का। विश्लेषोपचय कन्वर्टर है ऐसा कहने से विश्लेषोपचय कन्वर्टिबल है ये कहना चाहिए। यस, कन्वर्टिबल। ओके हाँ, ओके ओके, कन्वर्टिबल है, बस दैट्स फाइन। ओके कन्वर्टिबल। ओके ओके ओके। चलिए, अभी किसी के हाथ ऊपर नहीं है ना? क्या मैं ऐसा समझू कि आपकी प्रश्न जिज्ञासाएं शांत हो गई है अब तक की जितनी थी? हाँ नीरज जी, अनम्यूट किया है, बोलिए। नमस्ते आचार्य भगवान, वंदना भैया। हम्म, चैट में एक और प्रश्न डाला था मैंने, हम्म, भाई कार्बन वर्गना जो कर्मों का समुदाय है, हम्म। तो उस कर्मों का समुदाय जो शरीर बनता है, जो अपने एक तरीके से औदारिक शरीर के अंतर्गत आता है, तो जितने भी औदारिक शरीर है वो कार्बन तत्व को प्राप्त होंगे, ऐसा प्रसंग होगा? नहीं, औदारिक शरीर की जो वर्गनाएं हैं, नोकर्म वर्गनाएं, नोकर्म वर्गना की अपनी स्थूलता के साथ में विराजमान है, और उन्हीं प्रदेशों पर कार्बन वर्गनाएं, कार्बन अपनी सूक्ष्मता के साथ में विराजमान है। तेजस शरीर की वर्गनाएं उसी आकाश के प्रदेश के ऊपर अपना स्वरूप लेकर के विद्यमान है। तो एक ही प्रदेश के ऊपर जीव का आत्म प्रदेश है, एक ही आकाश प्रदेश के ऊपर जीव का आत्म प्रदेश है, औदारिक शरीर की स्थूल वर्गना है, तेजस शरीर की वर्गनाएं है, भाषा की वर्गनाएं है, मन की वर्गनाएं है, और उसके साथ साथ में, अब मैं भाषा और इसको, मन को इसमें ज्यादा खींचना नहीं चाहता क्योंकि उसका अपना अपना जगह है, उसको छोड़ दीजिए। शरीर की अपेक्षा से अगर हम कहेंगे तो एक ही आकाश प्रदेश में जहां पर जीव का आत्म प्रदेश है, उसी आकाश के प्रदेश के ऊपर स्थूल औदारिक शरीर की भी वर्गना है, उसी के ऊपर तेजस शरीर की भी वर्गना है, और उसी के ऊपर उसी आकाश प्रदेश में कार्बन की सूक्ष्म वर्गना भी है। ठीक है, तो इसी इसके को अंतर्गत क्षेत्रानुभाग कहेंगे। एक सेट हुआ हो जाएगा ये। बिल्कुल, क्योंकि तेजस वर्गनाएं सभी आत्म प्रदेशों पर है, कार्बन वर्गनाएं सभी आत्म प्रदेशों पर है, और औदारिक वर्गनाएं सभी आत्म प्रदेश पर है। पंकज तो जी, ये जैसे, नमस्ते आचार्य। पंकज जी, हाँ चश, एक आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर, प्रत्येक प्रदेशों पर उम्मीदवार के रूप में ये कार्मिक वर्गनाएं अवस्थित है ही, तो फिर सिर्फ योग और उपयोग को पाकर के वो बंध को प्राप्त होती है। फिर आश्रव ये और बीच में क्यों जोड़ दिया? आश्रव माने आना, कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे, आत्मा के प्रदेशों पर ही अवस्थित है वो उम्मीदवार वर्गनाएं, कार्मिक वर्गनाएं, फिर इसको आश्रव संज्ञा क्यों? क्या आचार्य बाहर भगवंतों ने सर्वार सिद्धि में भी इसका उत्तर दिया है कि मुख्यतः से प्रक्रिया की अपेक्षा से इसमें भेद बताया गया है। एक बंध की प्रक्रिया है, एक क्षेत्रावगाह होना है, और आश्रव ये विसरसोपचय रूप से परिणत होने की अवस्था है। तो जब हम आश्रव कह रहे हैं तो विसरसोपचय और जो बंध है उन दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया है। तो बंध आश्रव के इस साइड का भाग है, और विसरसोपचय आश्रव के दूसरे साइड का भाग है। तो विसरसोपचय और बंध, इनको जोड़ने वाली जो कड़ी है वो आश्रव है, और इस प्रक्रिया की अपेक्षा से आश्रव का अलग से वर्णन कर दिया। माने उम्मीदवार को ही अपन विसरसोपचय कहेंगे ना? रॉ मटेरियल को एक उम्मीदवार है, कल जाकर के वो पार्षद बनने वाला है, तो उम्मीदवार विसरसोपचय बन गया, प्रक्रिया पार्षद बनने की प्रक्रिया आश्रव बन गई, और पार्षद बनते ही बंद हो गया। जी, इस प्रकार से लगा। हाँ नीरज जी, आप कुछ कह रहे थे? इसमें चंचलपना तो ना आएगा फिर, जैसे आचार्य श्री ने वे
अभी जो उदाहरण दिया, हम्म उसके अंतर्गत चंचलपना आ सकता है कि फिर जैसे एक ही प्रदेश में सभी विद्यमान है हम्म एक और प्रदेश में एक अवगाहना की अपेक्षा एक प्रदेश में सभी विद्यमान है, और जी जो परिस्पंदन की अपेक्षा, चंचलता की अपेक्षा, पुद्गल चंचल होता है। पुद्गल के प्रदेश चल अचल प्रकार के भी बता, जिस जो प्रकार बताया गया है बिल्कुल उस बिल्कुल। प्रकार से है। जीव के जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से। तो हर एक द्रव्य की अपनी अलग अलग चंचलता वहां पर है। चंचलता मतलब प्रदेश से प्रदेशांतर होना या क्रिया। तो जीव द्रव्य की क्रिया अलग है, पुद्गल द्रव्य की क्रिया अलग है। क्या तो उसमें अवरोध नहीं अपने होता है? अलग मतलब दिखने के लिए साथ दिख सकती है, दिखने के लिए साथ दिख सकती है, क्योंकि दोनों एक क्षेत्रावगाह में है, किंतु अपने जी अपने उपादान शक्ति की अपेक्षा से अलग अलग है। तो इसके अंतर्गत फिर ऐसा समझना होगा कि वो चंचलता को तो प्राप्त है, लेकिन उसके अंदर जो काय योग है वो हम्म स्वयं में स्थित है, इस तरह से समझे इसको। फिर से बोलिए। भाई वो चंचलता को प्राप्त है, हम्म जो उनकी अवगाहना है, या वो एक क्षेत्र अवगाही जो भी 8 वर्गना है कार्बन, तो वो अपनी चंचलता को तो प्राप्त है, लेकिन जो उनका काय योग है वो स्वयं के अंदर ही स्थित है, अलग से नहीं है, कहने का मतलब। नहीं, जैसे ज्ञान वर्गना है। देखो आप दो चीजों को एक कर रहे हो। जब आप योग की चर्चा करोगे, परिस्पंदन की चर्चा करोगे, एक चीज को हम लोग भूल नहीं सकते, एक समय में एक ही योग होगा। और आत्मा का परिस्पंदन मुख्यतः से औदारिक शरीर की वर्गना से होता है, इसलिए औदारिक का योग जब आहारक अवस्था है, जब आहारक अवस्था है, तो आहारक अवस्था में भले प्रति समय में कर्म को भी ग्रहण किया जा रहा है और नो कर्म को भी ग्रहण किया जा रहा है, तो भी जी जी परिस्पंदन, जी। आत्मा का परिस्पंदन जिसे हम लोगों ने योग की संख्या दी गई है, वो योग मुख्यतः से औदारिक का योग की अपेक्षा, नो कर्म की अपेक्षा से होता है। अनाहारक में उसकी अनुपस्थिति में फिर कार्बन का योग है। अच्छा अच्छा। वहां पर आत्मा के परिस्पंदन को कारणभूत कौन है इसकी अपेक्षा से योग को वर्णन कर दिया है। जी ठीक है ना। चल, ठीक। पढ़ना भैया। पूर्णिमा दीदी। नमस्ते महाराज जी। वंदना भैया। भैया मैं ये कह रही थी, जैसे आपने 9 कर्म के 3 जगह आपने घटाया है, तो ये 9 कर्म 8 कर्म में भी घटते हैं ना? कैसे घटेंगे? जैसे अपन आयु कर्म को लेते हैं, तो जैसे उसका भोजन है, तो वो आयु कर्म के लिए भोजन भी ये 9 कर्म है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म में, क्या ज्ञानावरणी ये जैसे एक 5। एक मिनट। आयु कर्म के लिए नो कर्म भोजन है, किस अपेक्षा से कहा, पहले उसको सोचो। अभी पढ़ा है 2-3 दिन पहले मैंने ऐसा। आयु कर्म के लिए नो कर्म भोजन है, इसका मतलब क्या है, ये पहले आप आपने उठाइए प्रति, आप खुद पढ़ करके आ जाना, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपके ऊपर ढूंढ रहा हूं, मैं रेडीमेड नहीं देना चाहता आपको। आप उसको जिस जहां आप बिल्कुल सही कह रहे हो, किंतु आप उसका कारण देखोगे तो आपको उत्तर अपने आप मिल अरे आयु जाएगा। कर्म के लिए ने कि अने जीना है तो भोजन जरूरी है, तो वो जीना है यानी भोजन उसके लिए अकेले आयु जरूरी है। कर्म के लिए नहीं है, ये गति 8 कर्म के कर्म में लिए, घटाया है ना? गति ऐसा कर्म 8 के लिए, बाकी सभी कर्मों के लिए तो हाँ 8 में घटाया। भोजन का अर्थ सहकारी। हाँ, जैसे ज्ञानावरणी में संक्लेश भाव घटाए, ऐसे अलग अलग 8 कर्म 9 कर्म घटाए ऐसा केलू में। कथनचित अपेक्षाओं से जो वर्णन किया जाता है उनको सिद्धांत नहीं मानते हैं। रिलेटिव जो वर्णन किया जाता है, अब जैसे यहां पर भी आचार्य भगवंतों ने नो कर्म क्यों कहा उसको, जबकि वो पुद्गल है, तो आत्मा को नहीं घातता, इसलिए उस अपेक्षा से तो भेद कर दिया, एक कर्म और एक नो कर्म। आ रही बात समझ में? तो एक विशेष कथन, ये जो अपेक्षाओं से जो वर्णन होता है उस अपेक्षा से हो जाता है वहां पर। अब आयु कर्म है, आयु कर्म जो खिर रहा है, तो आयु कर्म खिरने के लिए आपका शरीर कैसे हो रहा है, उसके साथ में आयु कर्म के साथ जो क्षीण होते जा रहा है, तब शरीर वैसे ही रह रहा है क्या? नहीं, कम कम होता तो जा रहा है। भोजन जैसे आप खा करके पूर्ण कर लेते हो, तो वैसे ही शरीर यहाँ पर पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूर्ण हो रहा है मतलब छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है यहाँ पर आयु कर्म के साथ में? तो भोजन हो गया उसका। किस अपेक्षाओं से किया जाता है वर्णन, उस अपेक्षा से देखना चाहिए। ठीक है, चलो। और फिर थोड़ा सा समय देता हूं मैं, थोड़े थोड़े समय के बाद में आप लोग हाथ ऊपर करते हो। मुझे ऐसा चाहिए कि एज ऑन टुडे, अभी
जितना किया था, कम से कम नई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि नए कंफ्यूजन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इसलिए मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर चाहिए, मुझे राइटिंग में चाहिए आपके पास से, है कि नहीं है? राइटिंग मतलब आपके हाँ या ना से। हाँ, नया कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई है। क्यों? कल से मैं आगे वाला विषय लेने वाला हूं। अब ये चर्चा, इसके लिए मैंने और एक पूरा का पूरा क्लास मैंने इसके लिए दिया है, सारी चर्चा करने के लिए। अब कल से आगे वाली वर्गणाओं का वर्णन शुरू हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, 1 2 3 4 लोगों ने ठीक है बोला, और सब लोगों ने ठीक है। कुसुम छाबड़ा दीदी ठीक है? हाँ, उन्होंने हाँ बोल दिया, सबका प्रतिनिधित्व करते हुए कुसुम दीदी ने कह दिया हाँ। तो हम कल आगे की वर्गनाओं की तरफ चलेंगे। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।